हमें रचनात्मक होना चाहिए। रचनात्मक का मतलब समझते हैं? चीजें क्रिएट करने वाला। बिन एक होता विध्वंसात्मक, जो चीजों को तोड़ दे। एक होता है जो चीजों को क्रिएट कर दे, जो बनाता चला जाए। अब रचनात्मकता की बात है तो फिर हर चीज में जुड़ी हुई है। आपकी सफलता जो हम बोलते हैं ना, सफलता और असफलता, और दूसरी तरफ है आपकी असफलता। ये दोनों ही हैं जीवन में। कभी व्यक्ति अपने आप को सफल मानता है, कभी अपने आप को असफल मानता है। दोनों ही चीजें होती है। किसी मोमेंट में आपको लगेगा आप सक्सेस हो, किसी मोमेंट में लगेगा आप अनसक्सेसफुल हो। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो कभी किसी रिवर में गए, नदी में गए हैं, और नदी में नाव में बैठे हो, अचानक से नाव पलट जाए, तो वहां पे सफलता क्या है? उस मोमेंटम की सफलता, उस मोमेंटम की सिर्फ इतनी सी सफलता है कि कैसे भी करके आप वहां से बच निकलें, बच जाएं। आपने टाइटैनिक देखी है? टाइटैनिक के लोग जब अपनी स्टोरी, वो मूवी में स्टोरी एक बुढ़िया की स्टोरी बता रही होती है ना, जो उसकी हीरोइन होती है फिल्म की, तो वो स्टोरी में उस पूरी घटनाक्रम से बचना ही उनके लिए सफलता थी, कि हम बच निकले। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, त्रासदियां आती हैं, अभी पंजाब में आप देखिए जो हालात हैं, या केदारनाथ की जो आपदा आई थी, उस मोमेंटम में लोगों के लिए सफलता जीवन को बचाना था। समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सफलता और असफलता बस वो मोमेंटम तय करता है कि किस मोमेंटम में आप हो। मान लो कोई व्यक्ति है जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, मान लो उसको ब्लड की जरूरत है, तो उस समय उसको ब्लड मिलना ही उसके लिए सफलता है। बहुत मतलब ये चीज आप, क्योंकि ये एक समय बाद पता चलेगा, एक अनुभव के बाद आपको पता चलेगा कि सफलता जब भूख लगी है, भोजन मिल जाना, वो सफलता, हैप्पीनेस, सुख। सफलता को हम मानते हैं हैप्पीनेस से, सुख से मानते हैं, सुख की प्राप्ति। और सुख की प्राप्ति दो तरीके की हो सकती है आपकी, एक दीर्घकालिक सुख और एक अल्पकालिक सुख। ये दोनों चीजें आपको समझना है। एक अल्पकालिक सुख, व्यक्ति को दीर्घकालिक सुख की तरफ आगे जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जिसमें आपको मिले। हम कहां जाते हैं? अल्पकालिक सुख। अल्पकालिक सुख क्या है? आज सो लेता हूं, आराम कर लेता हूं, कल पढ़ लूंगा, थोड़ी देर के लिए आलस से प्रमाद। मतलब मजा किस में आ रहा है? शॉर्ट्स में मजा आ रहा है ना। वो अल्पकालिक सुख है, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा फील कराएगा। दीर्घकालिक सुख का मतलब क्या है कि अपने जीवन में आपको वो मानक तय करने हैं, कुछ पैरामीटर्स बनाने हैं, कुछ मानक बनाने हैं, जिन मानकों पर आपको इस तरीके से टिके रहना। इन मानक को मैं कहता हूं मूल्य। आपको अपने जीवन में कुछ वैल्यू बनाने हैं, मूल्य बनाने हैं, और इन मूल्यों पर आपको अडिग हो जाना है, अडिग हो जाना है। और ये मूल्य कैसे होने चाहिए? जो आपके जीवन को दीर्घकालिक सुख प्रदान करे, बस इतनी सी चीज है। अब देखिए इसी के साथ चीजें जुड़ती हैं, तो हम लाइफ के चैप्टर की बात करें, इसी के साथ जुड़ता है। एक बच्चा है, 10th किया उसने, जब 10वीं में रहे होगे तो 10वीं में अच्छे नंबर लाना ही सफलता लग रहा था, है। जब बच्चा 12वीं में होता है तो 12वीं में अच्छे नंबर लाना ही उसके लिए सफलता है। जब वो ग्रेजुएशन में होता है तो ग्रेजुएशन में भी लगता है कि अच्छे नंबर ले आऊं, जिस दिन के उस दिन अच्छा लगता है, अरे 10th का मेरा रिजल्ट आया, 12th का आया। जब ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर लेता है तो पीजी उसके लिए सफलता लगता है। लेकिन अब आप देखोगे उसके बाद जब कैरियर आता है, कैरियर में भी वो कुछ समय के लिए उलझता है। मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो क्या सिलेक्शन होने के बाद, मान लीजिए आपका किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया, सफलता, आपको क्या लगता है अब आप क्या करोगे? एक विभाग ज्वाइन करोगे। अब उस विभाग के अंदर आपका कंपटीशन होना चालू हो जाएगा। वहां पे दो तरीके के लोग होंगे, एक ऐसे जिससे आपकी बातें बनेंगी, एक ऐसे आपकी बातें नहीं बनेंगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो डिपार्टमेंट में हैं और आज भी अपने आप को असफल मानते हैं। अभी एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थी और रो रही थी, कह रही थी बस कैसे भी करके मेरा कुछ ऐसा हो जाए। मैंने कहा बताओ, मतलब आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद, आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद आप सफल हो जाओगे। हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते दोनों ही चीजें होंगी। हो सकता है वो डिपार्टमेंट आपको रास ना है, वहां के लोग रास ना है, अब आपको काम करना ही पड़ेगा।
क्योंकि आर्थिक ऐसी मजबूरियां और जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो एक्चुअल में जीवन का मतलब क्या है, सफलता का मतलब क्या है, जब तक हम ये चैप्टर नहीं समझेंगे अपनी लाइफ में, तब तक हम, दो चीजें हैं मेरा मानना है सफलता में। सबसे पहली चीज है आपका आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। यदि ये नहीं होता है, अभी मान लीजिए आपको कोई एनजीओ में, आपको देश सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए, वहां सब चीजें मिलेंगी लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा भी तो उतना नहीं मिलेगा। और एक चीज और बता रहा हूं, पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा कमी ही महसूस कराएगा, चाहे आप जितना भी कमा लो। जो लोग कमा रहे हैं, आधारभूत जरूरतों के लिए एक पैसे की एक नीड होती है, इसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं, वो भी असफल मानते हैं। लोगों के पास इतना पैसा है, पैसा होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई, लोग सुसाइड तक कर डालते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना। या फिर वो ऐसे डायरेक्शंस में चले जाते हैं, कोई नशे में चला गया, कोई अपराध की दुनिया में चला गया, वो बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि हमें अपने जीवन में, देखो पूरी लाइफ की बात है, यहाँ पे पूरे जीवन की बात है, सारा खेल है पूरे जीवन का। और जीवन में चाहिए हमें सुख। मेरा मानना है सुख एक नजरिया है, नजरिया, दृष्टिकोण, देखने का तरीका। यदि आप कितने भी सुखी हो, मैं कह रहा हूं आपके पास कितना भी पैसा है, आप अपने अमीर को देख करके भी दुखी हो सकते हो कि यार मेरे से ज्यादा इसके पास है। आपके पास अभी कोई गाड़ी नहीं है, कल के दिन आपने गाड़ी खरीद ली, अब आपको मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू चाहिए। आप समझो, कंपेयर जैसे ही करना चालू करोगे, यानी कि जहां पे तुलना चालू होगी वहां पे सुख खत्म होने लग जाएगा। जहां पे तुलना स्टार्ट होगी वहां पे आपको सुख की कमी होनी दिखाई देगी। तुलना हमारे सुख को खत्म करता है, समझिए बात को। तुलना, सबसे पहली चीज अपने जीवन से इस चीज को हटा दीजिए। जाने अनजाने में हमारे गार्जियन भी ये काम करते हैं, वो जीवन भर तुलना करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, और उससे क्या होता है, बच्चे की कैपेसिटी खत्म होती है। बच्चा भी क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप को, मतलब मेरा मानना यह है कि कोई चीज है और बहुत साफ सुथरी है, मान लीजिए कोई एक जगह है, एक घर है, जो घर काफी सालों से बंद है, मान लीजिए 10 सालों से बंद है, 10 साल से, पर इस घर में जो सामान रखा है बिल्कुल न्यू ब्रांड सामान रखा है, बिल्कुल नया, आज तक यूज नहीं किया गया, ठीक है। अब 10 साल से बंद होने के कारण से हर सामान में डस्ट बढ़ गई है, जम गई है डस्ट। इस सामान की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, यदि इसका उपयोग किया जाता तो ये बहुत टॉप क्लास चीज थी, लेकिन ये क्या हो गया, जम गया। एक एक परत, हर साल जो है मिट्टी जमती जा रही है, जाला मकरोड़ा कीड़ा कचरा। ये स्थिति हमारे मस्तिष्क की है, यही हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन को लगातार परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, परत दर तुलना करके, उसमें कंपेयर करके, अपने गणना करके, जो ये बिल्कुल जबरदस्त चीज थी, जिसमें एक साइंटिस्ट बैठा था, इंजीनियर बैठा था, डॉक्टर बैठा था, कुछ भी बन सकता था ये ब्रेन, पर इसमें इतनी गंदगी भर दी गई, इतना सड़न भर दिया गया, तो ये आपका हो चुका है। इसको लगता है अब मैं कुछ नहीं हूं, अब मेरी वैल्यू 0 है। 10 साल पुराने घर पे नया सामान भी रखा है, और किसी व्यक्ति को आप ले जाओगे तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं आकेगा, वो कहेगा कि अरे ये तो सब गंदगी में है। तो आपके अंदर कैपेसिटी, अब ये डस्ट हटाओगे, साफ सुथरा करोगे, तो शायद इसकी वैल्यू आपको दिखे। तो सबसे पहली चीज आप समझिए, जीवन में हम सिर्फ एक उद्देश्य अभी लेकर के बैठे हैं। जीवन के जब हम एक पड़ाव में पहुंचते हैं, हर दरअसल पूरा जीवन एक पड़ाव है, पड़ाव है, किसी ना किसी पड़ाव पे आप खड़े अपने आप को पाओगे। और खुश होने का पैरामीटर हर पड़ाव में बदलेगा, आपका खुशी का पैरामीटर बदलेगा, चाहे जहां से देखो। अभी चलता जाएगा, ये लंबा है, ये यात्रा आप समझिए शून्य से शिखर तक की यात्रा है। 0 से शुरू होता है, 80 साल तक की मान लीजिए जीवन है हमारा। आप कभी बैठ करके इस बात को सोचो कि यार बचपन में मेरे लिए हैप्पीनेस क्या थी। कोई छोटे बच्चे को देखो, उसको अपनी माँ के गोद में रहना ही हैप्पीनेस था, हैं? छोटी चीजें चीजें प्राप्त कर लेना, उसको खाना कुछ भी दे दो जो उसके पसंद का हो, खिलौना पा जाना हैप्पीनेस था। लेकिन क्या आज वही हैप्पीनेस है? आज तो माँ को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। जिस माँ की गोद के लिए पागल था बचपन, वो आज उस माँ को देखना नहीं चाह रहा। यहाँ पे हैप्पीनेस के पैरामीटर बदल गए, सुख के पैमाने बदल गए आपके। यहाँ पे सुख का पैमाना अलग था, यहाँ पे सुख का पैमाना अलग है।
आगे जाके सुख का पैमाना फिर बदल जाएगा। मतलब दुनिया में सबसे तेजी से यदि बदलने वाली कोई चीज है वो सुख का मानक। ये बात मानती है कि नहीं मानती? कैसे? अच्छा, इसमें ग्रीड आता है, लालच आता है। हाँ, लालच भी क्या करता है, हमारे सुख के मानक को बदल देता है। और ईर्ष्या भाव, हाँ, ईर्ष्या भी हमारे सुख के पैमाने को खत्म कर देती है। और क्या हो सकता है? संस्कार, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। संस्कार, मूल्य, सराउंडिंग्स जिसको हम कहते हैं, हमारे आस पास, हमारा आस पड़ोस, आस पड़ोस, वातावरण, हाँ, इसमें हमारा पूरा वातावरण है, इन्वायरमेंट है। शिक्षा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षा का प्रभाव है ना। एक कभी आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, अभी जैसे कुंभ महाकुंभ हुआ तो बहुत पढ़े लिखे लोग आए हैं, कोई आईआईटी किए हुए है, कोई पीएचडी किए हुए है, और वो कोई तैयारी की होड़ में नहीं है, वो एक आध्यात्मिक यात्रा में निकला हुआ है। आप इन चीजों को रिलेट करिए ना, बैठिए। जीवन का मतलब ये नहीं शॉर्ट टर्म, आप एक बार पहले समझो कि जीवन में चीजें हो क्या रही हैं। जीवन में कोई चीज परमानेंट है भी नहीं है, हर चीज आपको अस्थायी लगेगी। क्या ये अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। चीजें टेम्परेरी ही होनी चाहिए। हमारा शरीर भी तो टेम्परेरी है। आप इस मोमेंट में अभी जो हो, एक यूपीएससी में एक बहुत अच्छा एसे लिखने के लिए आया कि आप एक ही नदी में, आप एक ही नदी में दोबारा नहीं नहा सकते हैं। मतलब इसका समझती हैं क्या होता है? मतलब इसका मतलब ये है कि नदी का पानी, जैसे मान लीजिए यहां पे आप खड़े हो और स्नान कर रहे हो, लगभग इसी टाइप से पूछा गया था। आप स्नान कर रहे हो और नदी गतिशील है, नदी हर मोमेंट में बदलती रहती है। जो पानी अभी यहां पे है वो पानी कुछ समय बाद आगे बढ़ गया होगा। यानी कि आप देखो तो आप कभी एक ही नदी में नहीं नहाते हो, नदी हर सेकंड अपने आप को बदलती रहती है। हर पल आप एक नए पानी से नहाते हो। समझ रहे हो? आपको जीवन भी एक नदी की तरह है, जीवन भी एक प्रवाह की तरह है। हमें क्या चाहिए? जीवन में स्थिरता। हम जीवन में ढूंढ रहे हैं स्थिरता। हम नदी को कह रहे हैं कि तू रुक जा। हम एक ही जैसे पानी में नहाएंगे, बस वही पानी रहे हमारा, आगे ना बढ़े। जीवन ऐसा नहीं है, जीवन स्थिर नहीं है, जीवन अस्थिर है, जीवन अस्थायी है, जीवन सतत है, जीवन लगातार चलने वाली विषय वस्तु है। मेरी बात समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जीवन एक सतत प्रक्रिया, और हम क्या चाह रहे हैं? इसको स्थिर करना। और हम दुखी तब होते हैं, अब समझिएगा, हमने सुख किसको मान रखा है, हैप्पीनेस किसको मान रखा है? स्थिरता को। हम चाह रहे हैं कि सब कुछ एक जैसा रहे, सामान्य रहे, मेरे हिसाब से चले, स्थिर हो जाए चीजें। जैसे मेरे पास पैसा है वो स्थिर रहे, कभी अप डाउन ना आए, कभी खत्म ना हो, या फिर मेरे अकाउंट वो बढ़े ही, या हमने बढ़ने को मान रखा है कि चीजें बस प्लस होती जाए, हम उसको स्थिरता मान बैठते हैं। अब स्थिरता की डिफिनीशन अलग अलग है। आप किस चीज को स्थिरता समझते हैं? घर वाले केवल प्यार करें, कभी डांटे ना, घर वाले केवल मेरी बातों को माने, रिश्तेदार कभी भी मेरे को हर जगह सम्मान ही दे, अपमान ना मिले, जैसे आप समझिएगा। स्थिरता आपने किसको समझा है? यहां पे दो बातें निकल के आती हैं, स्थिरता और अस्थिरता। मेरे हिसाब से जीवन ये है, ठीक है हमारा। आपने, हम क्या मान के चलते हैं? यस, अस्थिरता में अपयश भी आएगा, ठीक है, स्थिरता में सफलता आएगी। आपने स्थिरता मान रखा है सफलता को, अस्थिरता आपने असफलता को मान रखा है कि जब हम असफल होंगे, जय, इसको बना रखा है पराजय।
जैसे अब आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या है, परीक्षा में पास होना। पास होना को आपने स्थिरता बना रखा है, जबकि यह है फेल होना। जितने भी सकारात्मक पहलू हैं उन सभी को आपने स्थिरता मान रखा है। जितने भी पॉजिटिव हैं, जिसमें आपको अच्छा फील हो रहा है, और जिसमें आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है उसे आप असफलता, उसको अस्थिरता, ये बना रखा है। हमारे मतलब हमारा यदि आप पूरा यदि देखोगे कॉन्सेप्ट बस यहीं पे टिका हुआ है। जैसे ही आपको सम्मान जहां नहीं मिलेगा वहीं आप घबराना चालू हो जाओगे, आपको लगेगा यार सब बेकार चल रहा है। जहां पे आपके मन की नहीं होगी, जहां पे भी आपका मन नहीं होगा वहीं पे आपका डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। जहां आपके मन की हो रही होगी वहीं पर आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जीवन क्या है, इन दोनों का रूप है। दोनों को मिला दे, ना तो स्थिरता जीवन है ना तो अस्थिरता जीवन है। जीवन इन दोनों का रूप है। जीवन स्थिरता भी है और अस्थिरता भी है। जीवन यश भी है, अपयश भी है। जीवन सफलता भी है, असफलता भी है। जीवन जय भी है, पराजय भी है। जीवन पास होना है, फेल होना है। जीवन स्वस्थ होना भी है और अस्वस्थ होना भी है। दोनों ही चीजें चलती हैं। कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा फील करते हैं, है ना। नजरिया ये रखिए कि जो भी चीजें हो रही हैं वही जीवन का हिस्सा है। इसको आसान भाषा में और समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कभी मूवी वगैरह में देखा होगा कि एक बीमार आदमी होता है और उसके पास एक टीबी लगा होता है और उसमें एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चलता है। हम ईसीजी को देखते हैं ना। ईसीजी जब इस तरीके से चल रहा होता है, अप डाउन हो रहा होता है, उसमें फ्लक्चुएशन, तो इसका मतलब व्यक्ति कैसा है, जीवित है ना, जिंदा है। कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, कभी। ये तो है जीवन की निशानी। मृत्यु की निशानी क्या है, जब वो सीधी हो जाती है लाइन। हम क्या चाह रहे हैं, सीधी लाइन। हम यही तो चाह रहे हैं कि ये फ्लक्चुएशंस ना आए। हमारी हमारी डिमांड क्या है, तो ये किसका मतलब क्या है, मृत्यु को ही हम सब कुछ मान रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है जीवन में। जीवन तो ऐसा ही चलेगा। कहीं आपको सम्मान मिलेगा, कभी आपको अपमान मिलेगा, कभी आपको दुख महसूस होगा, कभी आपको अच्छा महसूस होगा। ये बताता है कि आप जीवित हो। तो पहले आपको ये समझना है कि लाइफ में मतलब कई बार आपके मन की होगी, कई बार आपके मन की नहीं होगी, कई बार आपको अच्छा महसूस होगा, कई बार आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग क्या है कि निगेटिव को हावी कर लेते हैं। अब देखो दो चीजें हैं, आप इस बात को थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप ने साइकिल चलाना सीखा, मान लीजिए, ठीक है, साइकिल चलाना सीखा। कैसे सीखा था साइकिल चलाना, अनुभव, चला लेती हैं साइकिल, कैसे कैसे चलाना सीखा। उसको थोड़ा सा अभी बैलेंस करना सीखा है। उसको पहले उसको चीजों को सीखा, पहले ब्रेक कैसे, ब्रेक हम्म, ब्रेक कहते हैं, कहाँ पे लगाना है, ये सीट है, इस पे सीट पे प्रॉपर बैठ के, और हम्म। एक आपको सीधे तरीके से देखना है, कहीं अगल बगल नहीं देखना है। कई बार गिरे भी होंगे, हाँ, ये कई सीधे बार देखना बार है। बार गिरना, बार बार गिरना। आप मुझे बताइए, व्यक्ति जब साइकिल चलाना सीखता है तो चलाने में ज्यादा सीखता है या गिरने में ज्यादा सीखता है। जब आप गिर रहे होते हो, मान लीजिए आप एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, चार बार गिरे, एक्चुअल में हम जब पास होते हैं और जब हम फेल होते हैं तो ज्यादा हम सीखते हैं फेल होने में। फेल होना मतलब फेल होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको बताता है कि ये जो काम कर रहे हो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या मान बैठते हैं कि ये फेल होना खराब चीज है, ये खराब चीज है। हमने ये मान रखा है, फेलियर को हमने खराब चीज मान ली है। यही शुरू सिखाया गया, फेल नहीं होना है, लोगों ने ये सिखाया। स्कूलों ने कहा नहीं बेटा पास होना है, फेल नहीं होना है, ये सिखाया गया, दिमाग में बैठ गया। तो फेल होने को हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने खराब चीज मान करके इसके महत्व को खत्म कर दिया, फेलियर के महत्व को। समझ रहे मेरी बात को, क्या हुआ है लोगों के साथ। अब क्यों ये स्टूडेंट कर रहा है, जब एक बार रिजल्ट खराब हुआ, दोबारा, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो सीखने का जो पूरा का पूरा आपका वो है, वो यहीं से स्टार्टिंग है। ये नहीं होगा, ये हो गया बस आप रुक गए कहीं पे, वहीं पे रुक गए।
जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट हो गए, जिन्होंने समाज को ज्यादा दिया, वो सबसे ज्यादा बार फेल हुए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो अब फेलियर को आप देख कैसे रहो? ये दृष्टिकोण की चीज है। फेलियर, फेलियर आपका दृष्टिकोण है। अब इस दृष्टिकोण को विद्यालयों में, स्कूलों में किस तरीके से सिखाया गया है, ये समझना पड़ेगा। महाभारत काल में यदि आप देखेंगे तो पांडवों को, जो पांडव थे, उनको 12 साल का वनवास दिया गया, है ना? 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। यदि ये वनवास और अज्ञातवास नहीं होता तो अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध जीत ही नहीं पाता, क्योंकि इसी अवधि में उसने बड़े बड़े अस्त्र इकट्ठे किए, बड़े बड़े अस्त्र। जब वनवास हुआ उनके साथ, जब लाक्षागृह की घटना घटी, आप ये समझिए कि आपके जीवन में जब तकलीफें आ रही हैं, कष्ट आ रही हैं, तो आपको एक नया अस्त्र देने के लिए आ रही हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। आप कुछ बड़ा बनोगे। जितने भी लोग आप उठा के देख लो, कोई भी एक व्यक्ति मुझे आप बता दो कि यदि वो सफल हुआ है तो उसके पीछे संघर्ष की एक बहुत लंबी कहानी है। कोई भी एक व्यक्ति उठा के देख लो। तो सबसे पहली चीज, संघर्ष सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये होना चाहिए। फेल होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये होना चाहिए। फेल होना, संघर्ष होना, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसको रिजेक्ट क्यों कर रही है सोसाइटी? मैं कह रहा हूं चलो सोसाइटी रिजेक्ट भी करे, आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? मान लीजिए सोसाइटी केवल विजय को ही सब कुछ मानती है, सोसाइटी केवल सफल होने को ही सब कुछ मानती है। हाँ, ये मतलब लैक ऑफ एजुकेशन पे आ जाते हैं हम, कि हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई है ना, वहां पे हमें सिर्फ एक ही चीज पे महत्व दिया गया, इस पे। रामायण महाभारत में भी यही दिखा है, हमारे ज्यादातर राम की तरफ प्रति हमारी ज्यादा वो रहती है। तो राम क्यों बने पता है? राम बने, यदि 14 साल का वनवास नहीं होता तो राम को कभी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कहता ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते वो। संघर्ष से राम बने ना। राम की यात्रा तो संघर्ष की यात्रा है, कृष्ण की यात्रा संघर्ष की यात्रा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, कृष्ण, आप कभी सोचो, एक बालक है जिसके माँ बाप जेल में बंद है, वहां वो पैदा हो रहा है, उसका बचपन, उसके पिता जाकर के उसको कहीं और छोड़ के आ रहे हैं, फिर उसका बचपन, फिर बचपन के बाद वो आ रहा है, फिर युद्ध कर रहा है, बचपन से ही उसे लोगों को मारने के लिए भेजा गया। आप कृष्ण की पूरी कहानी, कृष्ण लीला को समझिए, तो आप समझिए जितने भी हों, हमारी जितनी भी आध्यात्मिक किताबें हैं, हमारे जितने भी आसपास के उदाहरण हैं, सब इससे भरे हुए लोग हैं। अभी एक मूवी आई थी 12th फेल, 12th पास क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बन पाई वो मूवी कभी भी? 12th पास तो बहुत सारे लोगों ने किया है और वो आईएएस भी बने, लेकिन 12th फेल क्यों बनी? कभी बैठ के आपने सोचा इस बात को? तो सबसे पहली चीज समझिए कि इसका वेलकम करिए, इसका स्वागत करिए और इसको खुशी मानिए। लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्वागत नहीं, और इसको स्वागत आपको अपने स्तर पे करना, अपने लिए करना, आपको समाज के लिए नहीं करना, ना समाज को बताना। यदि स्ट्रगल है, फेलियर है, तो पहले इसको स्वीकारिए, एक्सेप्ट करिए। आप व्यक्तिगत रूप से ही स्वीकार नहीं रहे हो, फेल होने के बाद आप, बच्चा क्या कर रहा है, सुसाइड में क्यों जा रहा है? क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? क्यों लोग अभी भी ग्लानि से, गिल्ट से, किसी से भी मिलो एक दबाव से क्यों भरे हुए हो? क्या जरूरत है भरे होने की? जब ये चीज अच्छी है तो इस चीज से आप क्यों निराश हुए बैठे हो? समाज को होने दो, समाज यहां पे खुश होगा ना, ये तो आपके लिए अच्छी चीज है ना। एक्चुअली समाज ने क्या कहा, बेटा जीतने के लिए जाना है, समाज ये कहता है, परीक्षा में पास होने के लिए जाना है। कभी परीक्षा में आपके तिलक इसलिए नहीं लगाया गया कि आप फेल होके आ जाओ, है ना? तेल युद्ध में लोग जाते थे, तिलक लगाया जाता था कि ये जीत के आएगा। ये चीज कभी नहीं की गई, इसको अप्रिसिएशन कभी नहीं मिला, जबकि ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, पार्ट है। आप देखो, हम लाइफ में जितने भी काम कर रहे हैं, उन कामों में हमारा यदि सफलता वाला परसेंटेज दिखाओ तो मुश्किल से 1% या 2% होगा, 1% या 2% होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। इतिहास में अगर देखा जाए तो लेकिन उनका इतिहास में पढ़ते हैं, हाँ, योद्धा के तौर पर पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन वो असफल रहे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए किया। आप जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह को आप किस नजरिए से देखते हैं? उन्होंने भी संघर्ष किया, हमारे स्वराज के लिए, हमारे लिए लड़े, लेकिन उनको एंड ऑफ द डे फांसी
से मिले भी लोग, लेकिन सर उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। अब हमें आज जीत के हम हमें आजाद करा के रखा, आजाद कराया, लेकिन उन्हें पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है ना। तो आप इस बात को समझिए कि जो स्ट्रगल है ना, सर ये वो फेज है, आप समझिएगा आपकी लाइफ का, जैसे आपकी मैं पूरी लाइफ है, आप इसको इस तरीके से समझिए, पूरी लाइफ है, लाइफ का इतना हिस्सा ही सफलता का है जो दुनिया को दिखता है। इनको भेज दीजिए, हाँ इनको भेज दीजिए। जीवन का केवल इतना हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा है ना, ये दिखता है दुनिया को, दुनिया केवल ये हिस्सा देखती है। ये वाला हिस्सा आपका पूरा असफलता से भरा हुआ है, पूरा हिस्सा हर व्यक्ति का भरा होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति है जो जिसको ये ब्लैक एरिया है कंप्लीट, ये एरिया है असफलता का। ये हमेशा एकांत में बिताया जाता है, ये हमेशा निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है, ये आपको कंस्ट्रक्ट करता है। ये हिस्सा आपका रचनात्मक हिस्सा है, रचनात्मक हिस्सा। आप समझिए मेरी बात को, अब इसको और मैं आसान कर देता हूं। आपने ये देखिए, है ये देखिए क्या है, ये हिस्सा, ये हिस्सा है, ये किताब आ गई, सबको दिख रही है, अच्छा किसी ने किताब लिख दी, लेकिन इसके लिए मैंने कितनी रातें जगह, कैसे लिखा, कैसे मैंने कितने पेज खराब किए एक एक चैप्टर को लिखने, किसी को नहीं पता है। तो आप समझिए कि आपके जीवन का ये वाला जो ब्रॉड स्केल है, जो बड़ा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा इससे भरा होगा, संघर्ष से, फेलियर से, और इसको कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है और ना मिलना भी चाहिए, क्योंकि यात्रा एकांत की है। ये शून्य का समय है आपका, और शून्य सबसे बड़ा समय होता है, ये एकांत में ही बिताया जाता है, निर्माण का ही समय होता है, ये रचना का ही समय होता है। आपके जीवन का सिर्फ ये हिस्सा दुनिया को दिखता है। जैसे क्या क्या दिख रहा है लोगों को, आप जीवित हैं, ये लोगों को दिख रहा है, ये सफलता नहीं है? जीवित होना सफलता है कि नहीं है, बताओ, मानते हो कि नहीं मानते हो कि हम जिंदा हैं, मैं अभी जीवित हूं, इसको आप सफलता मानते हो कि नहीं मानते? अभी अचानक से मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, मान लो कोई बहुत मेजर कोई बात हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी बात हो जाए, तो आप क्या करोगे उस मोमेंटम में? कि पहले स्वस्थ हो जाए। मान लो अभी कोई घर पे ऐसे अचानक से फादर की तबीयत इतनी खराब हो जाए, तो आप पहले क्या कहोगे कि यार ये स्वस्थ हो जाए पहले। तो यानी कि ये जीवन, जीवित होना, जिंदा रहना एक सफलता तो है। हम उसको जीने के लिए सब कुछ, घर आदमी घर का एक एक पैसा लगा देता है, सब कुछ खत्म कर देता है कि पहले ये जिंदा हो जाए। तो इसको सफलता क्यों नहीं मान रहे? ये सक्सेसफुल नहीं, ये तो आप हो अभी। चलो अच्छा, इसको और अच्छे से डिफाइन करता हूं। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, लेटा हुआ है सैया में, मृत्यु हो गई उसकी, और मृत्यु होने के बाद आप उसके कान में जाके बोलो कि तुमको आईएएस अधिकारी बना दिया गया है, क्या करेगा वो? आप उसको ये बोल दो कि तुम्हें मैंने एक 5 मंजिला कोठी दे दी है, बहुत बड़ी कोठी है, 5,000 गज पे बनी हुई है, उठ जाएगा? आप उसे बोल दो कि तुम्हें मैं 100 अरब रुपए अभी तुम्हारे घर पे जाके रखाया हूं, उठ जाएगा? भाग किस लिए रहा था पूरे जीवन? ये किस चीज से? ये इसी आईएएस बनने के लिए, इसी 5 मंजिला कोठी के लिए। एक्चुअल में उठेगा कैसे? क्या चीज इसे जिंदा कर सकती है? यदि कोई आके इसके कान में बोले कि मेरे पास जीवन है, आपके पास क्या है अभी? जीवन है कि नहीं है? पहले रिकॉग्नाइज करना सीखो कि जो चीज आपके पास है उसे सफलता तो मानो। मेरा जीवित रहना, मैं यदि खत्म हो जाऊं तो सब कुछ किस काम का? तो पहली सफलता आपकी यह है जो आपको भी दिखनी चाहिए कि आप जीवित हो। हमने पहले तो इसी को आफत बना रखी है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या हो गई कि मैं जीवित हूं। तो पहले, सबसे पहले आप समझो कि जीवन के बिना सब व्यर्थ है, जिन चक्करों में आप पड़ रहे हो। हर पल उस जीवन को खत्म करते जा रहे हो इन सब आफतों के चक्कर में। पहले जीवन यदि है तो जीवन को जीना सीखो।
अच्छा जीवन कब है मुझे बताओ, कल है, परसों है? आप यदि ये कह रहे हो मेरे पास 80 साल का जीवन है, 80 वर्ष का, मान लो ये कह रहे हो कि मैं कंफर्म हो गया कि 80 साल तक जियोगे, हैं? 80 साल को किस रूप में देखते हो, किस फॉर्म में है 80 साल? किसी सामान के रूप में 80 साल रखे हुए हैं कि अच्छा ये 80 वर्ष है? किस रूप में है 80 वर्ष? हर एक सेकंड मिल करके 80 साल बनेंगे। वर्ष हमने यही पढ़ा है कि वर्ष जो होते हैं उसमें 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 सेकंड होता है, फिर नैनो सेकंड होता है। तो आप कब कहना चाह रहे हो कि मेरे पास जीवन कब से आएगा, कब मैं जीवन जीना चालू करूंगा, ये कब कह रहे हो आप कि भैया मैं 25 साल का हो गया हूं, मैं 28वें साल से जीवन जीना चालू करूंगा, ये कहना चाह रहे हो? या ये कहना चाह रहे हो कि अभी जीवन है और मैं इसमें प्रसन्न हूं, खुश हूं, हैप्पी हूं, अभी तो लेकिन आप तनाव में हो, अभी तो आप तनाव में हो, अभी तो आप में टेंशन है, अभी में तो आप में तकलीफें भरी पड़ी हैं, अभी तो आप कह रहे हो कि मैं आने वाले समय में खुश हो जाऊंगा, हैप्पी हो जाऊंगा। देखो इसका कोई लेना देना नहीं आपके गोल से, आपके टारगेट से। हैप्पीनेस होना हमारी शुरुआत ही खुशी से हुई थी, हैप्पीनेस से हुई थी कि नहीं हुई थी? इसका कोई लेना देना नहीं आपके लक्ष्य से। लक्ष्य एक अलग चीज है, माइलस्टोन एक, अब जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए भी हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य होने चाहिए। लेकिन अभी आप जीवित हो तो जीवित होने में इस मोमेंटम में खुश क्यों नहीं हो? इसका एक कारण बताओ कि अभी मैं खुश क्यों नहीं हूं, मेरे खुशी क्यों? क्योंकि जो आपको मिला हुआ है उसका आपको महत्व नहीं पता है, इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ संतुष्टि नहीं है, आपको सेटिस्फाइड नहीं हो इस जीवन से। आप करो बस या तो ये हो जाए कि मैं खटोली में लग जाऊं, फिर मैं स्वस्थ हो जाऊं, फिर खुश हो जाऊंगा। आप एक अच्छा खासा एक स्वस्थ मनुष्य हो, आपके पास सारे फंक्शनल ऑर्गन है, आपके पास एक अच्छा ब्रेन है, फिर खुश क्यों नहीं हो? ये बैठ के सोचो। देखो मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं केवल मैं भी आपके, आप जो जानना चाह रहे हो कि सर ये बताओ कि कैसे आरओ में सिलेक्शन हो जाए, कैसे आईएएस में हो जाए, कैसे पीसीएस में हो जाए, ये सोच के बैठे हुए। लेकिन ये जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस अभी हुआ जा सकता है, अभी खुश हुआ जा सकता है। क्यों हम दुखी होकर के जिए? क्यों नहीं अपने आप को हल्का कर लेते? क्यों नहीं अपने हर एक लोड से अपने टारगेट को अलग रखो और हैप्पीनेस को अलग रखो? यदि ये आर्ट आ गई आप में तो आपको हैप्पीनेस तो अभी इसी मोमेंटम में मिल जाएगी, जिस मोमेंटम में आप बैठे हो, मस्त होकर के रहोगे। ये चीज आपकी एक अलग आपका सेक्शन बन जाएगा ब्रेन में। आपको अपनी ब्रेन वायरिंग में काम करना पड़ेगा। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब व्यक्ति हूं। जिस दिन आपको यह महसूस होने लग गया, अब आपको क्यों नहीं महसूस हो रहा? क्योंकि अभी आप बैठे हुए हो तुलना में। मैंने शुरू में यह चीज बताई है कि कुछ चीजें हैं जो आपकी सफलता को असफलता में बदल देती हैं, और जब तक आप अपनी सफलता को असफलता में मानते चलोगे, अभी आप सफल हो, अभी आपके मन में ये अपयश, असफलता, पराजय, फेल होना, दूसरों से तुलना, जब तक ये बैठा के रखोगे आप खुश नहीं महसूस कर पाओगे। तो पहला टारगेट बनाओ खुश रहने का, पहला टारगेट बना लो इसी मोमेंटम से। एनी हाउ कोई भी स्थिति हो जाए मैं खुश रहूंगा, हैप्पीनेस। जीवन इक्वल टू खुशी हो जाए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा ना आप में, दुखी मन से कोई काम होता नहीं है। आपका जीवन खुशियों से भरा आपको बनाना है। अब चलते, अब यात्रा चालू करते हैं हंसी खुशी। दुखी मन से कुछ काम नहीं करना है। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब ये है। एक है कि हम सब कुछ दुखी मन से करें, ये बुरा है, ये खराब है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये व्यवस्था खराब है। एक है हम खुश है, जो कुछ भी मुझे ईश्वर ने दिया है मेरी योग्यता के अनुसार से सबसे ज्यादा दिया। कृतज्ञता के भाव से भर जाओ। कभी भगवान के पास जाओ, उससे कुछ मत मांगो, जाके बस उससे ये कहो कि यार इतना दे दिया है तुमसे कि अब क्या चाहिए। कभी गए हो आप उसको थैंक यू बोलने गए हो? आपको, आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक बात समझिएगा, कोई व्यक्ति है जिसके लिए आपने कोई एक काम किया, फिर आपने उसके लिए 2 काम किए, फिर उसके लिए आपने 3 काम किए, और वो आपको कभी भी शुक्रिया अदा ना करे, कभी भी ना करे, आप क्या करोगे एक समय बाद?
बंद कर दोगे, आप कहेगा यार बेकार है आदमी। या आके वो कह दे कि यार अभी कुछ किया ही नहीं तुमने मेरे लिए, आपको कैसा लगेगा? यही काम आप भगवान के साथ करते हो। तू बहुत बुरा है, तू बहुत खराब है। अभी यही आदमी क्या करे, समझिए आपने एक काम किया, आके आपके कृतज्ञ हो जाए, भैया बहुत मतलब आपने आज खाना खिला दिया, है ना, इस भाव से भर जाए, आपके अंदर क्या भावना आएगी? इसके लिए और करना चाहिए। आप जिस दिन इसके पास जाके बोलोगे ना यार तुमने बहुत कुछ दे दिया, जीवन दे दिया, हर एक ऑर्गन दे दिया, कोई कमी नहीं है मेरे पास, अच्छे खासे माँ बाप हैं, अच्छा खासा परिवार है, इतना बढ़िया फैमिली है मेरी, यदि आप इसके पास जाके बस इतना ही बोलो, उसको लगे इसका करना चाहिए, ये व्यक्ति क्योंकि मानता है। जो व्यक्ति नहीं मानता ना, भगवान कहता है इसको साइड करो, ये मानेगा ही नहीं कभी, इसको मैं चाहे कितना भी दे दूं। तो पहले तो कृतज्ञता के भाव से भर जाओ, अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जितने भी लोग हैं। यदि आपको कोई थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट दे दे, अब कैसे खुशी आएगी? कृतज्ञता के भाव से, कृतज्ञता के भाव से, देने के भाव से, देने के भाव से। लेने के भाव से आपके जीवन में खुशी नहीं आएगी, कृतज्ञता के भाव से आएगी। जब आप कृतज्ञ हो जाओगे, नम्र हो जाओगे, विनम्रता से खुशी आएगी। किसी ने इतना किया आपके लिए, बस अब आप कि भैया बस आपने बहुत कर दिया, ये भावना जिस दिन अपने अंदर लाना चालू कर दोगे, आपके जीवन में हैप्पीनेस। क्यों है? एक तो विनम्रता नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, आपको लगता है किसी ने कुछ किया ही नहीं आपके जीवन में, आप ही ने सब कुछ कर डाला है, आप अपने महत्व को ज्यादा रखते हैं, सबके साथ है आपका ये रवैया, और ये ज्यादा से ज्यादा रवैया है। शिक्षक ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके माता पिता ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके रिश्तेदारों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, जब किसी ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर आप तो दुखी ही रहोगे। कभी तो थैंक यू बोल के देखो, ऊपर वाले ने भी कभी नहीं किया, उसने भी आपको गलत जगह भेज दिया, कहाँ भेज दिया, मैं तो डिजर्व भी नहीं करता, तो मुझे तो अंबानियों के घर पे पैदा होते तो बहुत बढ़िया होता, कहाँ पैदा कर दिया तूने। पहले उसका शुक्रिया तो अदा करो। अभी 1 मिनट में ऐसा हो जाए कि सांस लेना बंद कर दे, भगवान हवा बंद कर दे 1 सेकंड के लिए, कभी अज्यूम किया है? कोई एक आदमी है, उसका सर पकड़ के पानी में डाल दो, उसे क्या चाहिए कि कैसे भी करके मुझे बस एक सांस ले लेने दो। हमें तो हर सेकंड अभी मिल रही है, तो क्यों ना हम कृतज्ञ बने। मेरा मानना यह है कि लाइफ अभी यदि चल रही है, अभी इस मोमेंटम में आप बैठे हुए हो, इस मोमेंटम में, तो पहले इसको हैप्पीनेस से भर दो, खुश रहो, आपका ओरा खुशी से होना चाहिए, आपके मन में प्रसन्नता का भाव हो, आपके मन में शांति का भाव हो, आपके मन संपूर्णता का भाव हो, मेरे पास तो सब कुछ है इसका भाव हो, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका भाव होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी ये भाव पैदा किया अपने अंदर? कुछ नहीं चाहिए। कभी ये भाव पैदा करके देखना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। आपने प्रेमानंद जी महाराज को देखा है? कभी उस व्यक्ति को देखिएगा, सुनिएगा, कभी वो भक्ति जब उनके वो रोते हैं ना, उनके अंदर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, वो वाला भाव आप कभी लेके देखना, अपने अंदर लेकर आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं, कोई यश नहीं, बहुत मिल गया है, बहुत दे दिया है, फिर आप पूर्ण हो जाओगे, फिर आपके अंदर खुशी का भाव आ जाएगा। मैं आपको इसके पैरामीटर्स बता रहा हूं बस, क्योंकि लोगों के पास है सब कुछ, लेकिन जीवन इक्वल टू खुशी नहीं है उनका। लोग दुखी में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, फटफटा रहे हैं, परेशान पड़े हैं। तो क्यों परेशान रहे हैं? हा? आप पहले अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को स्टेबल करो, एक जगह ये चीज स्थिर करो, खुशी। अब आती है चीजें कि जीवन में कुछ दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए करना, अपने लिए क्या करना है? हैप्पीनेस, ये अपने लिए काम है। ये काम कब करना है? अभी करना है, इसी मोमेंट पे करना है। क्या पता आपको अगले मिनट का कौन सा हिसाब किताब है आपके पास, है कोई हिसाब किताब नहीं अगले मोमेंटम का। तो अगले मोमेंटम में खुशी चाहिए कि अभी चाहिए? किसके लिए चाहिए खुशी? अपने लिए चाहिए। अब दूसरों के लिए कुछ करना है, उसके लिए होता है लक्ष्य, अपने लिए होती है केवल हैप्पीनेस। आपका ओरा हैप्पी व्यक्ति का होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, केवल देने के भाव से भरा हुआ है, कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ है।
शांति के भाव से भरा हुआ है। किसी को अपमानित मत करो, किसी को गुस्सा मत हो। किसी से जब कुछ चाहिए नहीं तो किस बात का गुस्सा। जब ये चीजें लेकर आ जाओगे, क्षमा का भाव लेकर के आओ। गलतियां कर रहे हैं लोग, क्षमा करो। ये जब इन भावों में आ जाओगे, फिर आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होना आपके निकल आएगा। आप खुश होना चालू हो जाओगे। हम एक ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जिस दलदल में दुख है, और ये दुख हमारे स्वयं की उपज है। हम ईर्ष्या से भरे हुए हैं, हम क्रोध से भरे हुए हैं, हम दूसरों को कमियां बताने के भाव से भरे हुए हैं, हमें अभावों से भरे हुए हैं। चारों तरफ अभाव दिख रहे हैं, कहीं भी संपूर्णता नहीं दिख रही है। हर जगह अभाव दिख रहा है। भगवान के पास जा रहे हैं, उससे चार बातें सुना के चले आते हैं, मांग के चले आते हैं। भिखारियों जैसा हाल हो गया है हमारा। बस हमें चाहिए, हमें देना कुछ नहीं है। तो दुख बना रहेगा, जीवन भर दुखी रहोगे। और यदि आपने थोड़े से भी अपने भावों में बदलाव लाए तो आप खुश हो जाओगे। तो खुशी का मतलब समझ में आ रहा है? खुश रहना चाहिए। मेरा मानना यह है कि व्यक्ति को कल में खुशी न ढूंढ करके अभी वर्तमान में खुश रहो। आज आप खुश हो, कल का कल देखेंगे। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? है ये आना बड़ा कठिन भाव है, इतना सामान्य नहीं है घटना। सबको क्षमा कर देने की भावना सब में नहीं आती है। ईगो आ जाता है, अहम आके खड़ा हो जाता है, मैं क्यों क्षमा कर दूं, मैं क्यों बोल लूं, वो आके खड़ा होगा कई बार। विनम्रता का भाव सब में नहीं आता है, कृतज्ञता का भाव सब में नहीं आता है। आपके अंदर हिम्मत नहीं होती कि आप अपने माँ बाप के पास जा करके बोल दो कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तुमने मुझे पैदा कर दिया, यही बहुत कुछ है। हमें तो ये लगता है तुमने किया क्या है, हैं? लाइन सही है, बिल्कुल सही है, यही करते हैं लोग। तो आप ये सोचो, 9 महीने माँ पेट में रखती है, हैं? वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ाते? पहला घर कौन सा है? यही है। दूसरा घर कौन सा है? ये भी माँ ने बना के दिया है, ये भी समझ लीजिए। लेकिन उसको उठा के कहाँ फेंकाते हैं? पहले घर को, जो उसका पहला घर था, मूल निवास था, जहां से आया था, उसका डोमिसाइल था, उसको उठा के फेंकाते रोड पे। क्यों होता है ये अभाव? इस घर को सब कुछ समझ बैठता है। तो पहले आप इस भाव से भरो, कृतज्ञता से, विनम्रता से, थैंक यू के भाव से भरो। जब तक थैंक यू के भाव से नहीं भरोगे, आप नहीं, कुछ नहीं हो सकता आपका। आप थैंक यू कहना चालू करो इस सोसाइटी का, समाज का। जो आपने दिल दुखाया है, जब तक दूसरों का दिल दुखाओगे, आप कैसे खुश रह सकते हो? तो एक्चुअल में हमारे जीवन का मतलब है हैप्पीनेस। अब बात आती है लक्ष्य की। लक्ष्य एक अलग चीज है, खुशी एक अलग चीज है। लक्ष्य कभी भी, इसी को मैं कैरियर बोलता हूं, ये कभी भी सेटल होने वाली चीज नहीं है। ये समय के साथ इसका एक स्टेप जिस दिन गवर्नमेंट में जाओगे प्रमोशन आ जाएंगे, है ना? फिर प्रमोशन के बाद जिस दिन आपका रिटायरमेंट होगा, पेंशन मिलेगी, पेंशन के बाद फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे। अब हमारे पिताजी को मैं बहुत समझाता हूँ कि अब तो सब कुछ जीवन में, बोला नहीं, अब हम सोच रहे हैं कि ये जो बच्चा है इसकी शादी हो जाए, वो नाती की शादी सोच रहे हैं। अब सोचिए इसका कुछ हो जाए। तो ये एक सतत प्रक्रिया, वो यहां लगे हुए हैं, इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस प्रक्रिया के चक्कर में हम इस प्रक्रिया को खत्म किए रहते हैं। मैं चाह रहा हूं ये प्रक्रिया को आप हमेशा के लिए स्टैब्लिश्ड करो और फिर इस प्रक्रिया में लगे रहो। जब इसके साथ आप ये काम करोगे तो ये बहुत आसानी से मिलता चला जाएगा, बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि पहली बात तो अब आप हैप्पी हो, अब आपको किसी से कोई चीज चाहिए नहीं। और यहां पे आप, ये क्या होगा, ये एक सटल, बहुत बहुत जल्दी मिलने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। यदि आप क्षोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से, तो आपका पूरा केमिकल ब्रेन का दूसरी डायरेक्शन पे जा रहा है। और आप समझिए, जब आप दुखी होते हो तो ब्रेन में अलग टाइप के केमिकल्स, अलग टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। जब खुश होते हो तो वो हार्मोन्स अलग टाइप के होते हैं। हाँ, फिर आप ये नहीं कर पाते, फिर मन ही नहीं करता ये सब करने का। तो पहले आपको इस भाव से भरना है, अपने दिमाग की गंदगी खत्म करनी है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दूसरों से कोई भी हमें किसी भी तरीके की, कोई भी हमें वजह बेवजह नहीं है। सब बढ़िया है, बहुत अच्छे लोग हैं आपके आसपास। जो भी लोग ईश्वर ने भेजा है बहुत अच्छे। ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए। पहले कुछ नहीं चाहिए का भाव पैदा करना बहुत बड़ा भाव होता है। ये भाव यदि पैदा हो गया कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, फिर आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा।
ये मैं इस भी आप पे कह रहा हूं क्योंकि मैं भी कई बार जब होता है तो मुझे लगता है, मैं जब मूल्यांकन करने बैठता हूँ कि यार हाँ भी कुछ चाहिए का भाव बैठा हुआ है दिमाग में, कुछ चाहिए का भाव बैठा हुआ है, और कुछ चाहिए का भाव जब तक रहेगा तब तक हमारे जीवन में खुशी नहीं आएगी। ये तो चलते रहने वाली प्रक्रिया है ना, ये तो चलती रहेगी। अभी ये है वे, अभी देखिए मैं जीवन में सोचता था एक किताब लिख दूं, अब आ गई 35 मुझे पता है जिस दिन में 35 सारी पब्लिश हो जाएंगी फिर मैं 36वीं में लग जाऊंगा, फिर मैं 37वीं में लग जाऊंगा, क्योंकि वो बात यहाँ की है ना। ये तो मरते समय तक भी चलेगा मामला, ये बढ़ता ही रहेगा कि अरे एक अब अगली अगली आ जाए, फिर ये लगेगा कि ये हो जाए, वायरल हो जाए, आज लाख लोगों में पहुंची है, कल 10 लाख लोग पढ़े, 50 लाख लोग पढ़े, अभी हिंदी में आई है, अब इंग्लिश में आ जाए, फिर ये मलयालम में आ जाए, उड़िया में आ जाए, जीवन छोटा लगेगा इसमें। ये इसीलिए मैंने पहला शब्द बोला, कैरियर कभी ना सेटल होने वाली चीज है। इसलिए आप यदि इसे सेटल करने के चक्कर और सेटल होने वाली बात करें तो अभी भी सेटल है। बताओ किस तरीके का सेटलमेंट आप चाहते हो, कब सेटलमेंट पूरा होगा? सेटल होने के लिए आज भी सेटल है, नहीं सेटल होने के लिए कभी भी सेटल नहीं होता है। ये आपका एक चरण होते हैं, स्टेप होते हैं। जब हम जीवन का एक चरण प्राप्त कर लेते हैं तो हमें दूसरा चरण चाहिए होता है, हमें तीसरा चरण चाहिए होता है, हमें चौथा चरण चाहिए होता है, हमें पांचवा चरण चाहिए होता है। चरण दर चरण की प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप की प्रक्रिया। क्यों? हर दिन जीवन है तो हर दिन कुछ नया करना है। ये नया करने की प्रक्रिया होती है, इसको मैं लक्ष्य कहता हूं, नया करने की प्रक्रिया। अब यहां पे देखिए दो चीजें निकल के आए, जीवन इक्वल टू हैप्पीनेस, लक्ष्य इक्वल टू नयापन। कल यदि दाल चावल खाया था तो आज थोड़ा पनीर सब्जी मिल जाए, यदि पनीर मिल गया है तो अगले दिन जो है, मतलब वो वैरायटी चेंज होना ही लक्ष्य है। वैरायटी, नयापन, डेली एक नई ऊर्जा, नयापन, ये मिलते रहना टारगेट्स होते हैं, और ये सतत वाली प्रक्रिया है। ये लेकिन हैप्पीनेस वाली जो प्रक्रिया है ये हर मोमेंटम में हो सकती है, एक जैसी हो सकती है। सर, ये लक्ष्य में चरण क्या अपने आप भी मिलना शुरू हो जाता है अगर हम एक चरण और चल लेते हैं? हाँ, फिर अगला चरण ऑटोमेटिक आप तय बनाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी मान लो आपके पास घर नहीं है, किराए से रहते हो मान लीजिए, समझिएगा इसका साइंस पूरा दिमाग में आएगा यार, कैसा भी हो, कुछ भी हो, कम से कम अपना एक छोटा सा ही हो। फिर आप छोटा सा में गए, ठीक है, छोटा सा आपने कैसे भी करके ले लिया। फिर छोटा के बाद लगेगा यार जगह कम पड़ रही है ना, थोड़ा सा बड़ा सा हो। फिर बड़ा सा की सोच आएगी, फिर बड़ा सा में यदि 3 कमरे हैं तो फिर लगेगा 5 कमरे हो जाएं। फिर लगेगा अबे हम तो गांव में रह रहे हैं, हमें शहर में जाना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया आपकी चलती चली जाएगी। जिस दिन आपके पास घर हो गया पर अब फिर आपको लगेगा कि कुछ जमीनें खरीद लेता हूं, लैंड ले लेता हूं। वो ये मतलब ये एक प्रक्रिया है। ये घर आपका स्वरूप धीरे 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 बड़ा ही करता रहेगा, एक एक ईंट जुड़ती रहेगी। आपने अपने घर में देखा हो, यदि आपका घर है तो आप उसमें एक एक ईंट जोड़ते चले जाओगे। घर में सामान भी डेली आता है, आप घर का सामान, चलो मैं कह रहा हूं घर हटाइए, घर में जो सामान है वो डेली ही जुड़ता जाता है, आपके किचन के डिब्बे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या है? ये सब लक्ष्य का हिस्सा है, ये बढ़ने वाली प्रक्रिया, सतत वाली प्रक्रिया। हमारी बॉडी में डेली अरबों कोशिकाएं नई जुड़ती हैं, तो ये लक्ष्य में आ गया ना। नयापन चाहिए, नयापन होना चाहिए, नयापन, लक्ष्य इक्वल टू नयापन। तो जब एक चीज पूरा होगा वैसे ही फिर अगला आके खड़ा हो जाएगा, उससे नया, उससे अपग्रेडेड, उससे बढ़िया। ये खालीपन भरने का काम करता है। जो खालीपन होता है उसको घर, कोई व्यक्ति ऐसा गया जिसके पास घर हो और घर होने के बाद वो खाली घर में रहता हो, नहीं रहता, फिर उसका बेड भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, फिर बेड खरीदेगा, बेड के बाद धीरे धीरे सोफा खरीद लाएगा, फिर टीवी लगा देगा, फिर डाइनिंग ले आएगा। अब देखो प्रक्रिया चल रही, ऐसे ही ये टारगेट का काम है। ये जीवन, जीवन लेकिन आपका एक ही है, ये खुशियों से भरा आपको रखना है। खुशियों से कैसे भरा रहेगा? जब इसमें कोई द्वेष, दंभ, अभाव, सब अभाव, ब्लैंक, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। 24 कैरेट, जीरो मिलावट खुशी को बोलते हैं। खुशी का मतलब है जीरो मिलावट। जैसे ही मिलावट होनी चालू हो जाएगी वो अशुद्ध होने लग जाएगा। मिलावट वाला पानी पिया है कभी, जिसमें मिलावट हो, गंदगी हो? नहीं पीते ना, शुद्ध करके पीते हैं उसे।
इसका मतलब है जीरो मिला। खुशी हैप्पीनेस का मतलब अभी हमारे जीवन में बहुत मिलावट है। आप बैठ के देखो, आप सामने कुछ और हो, पीठ पीछे कुछ और हो उस व्यक्ति के। छल है आप में, प्रपंच है आप में। इस कारण से हम जीवन में दुखी रहते हैं। छल प्रपंचों से नहीं हटा जा सकता क्या? चुगली है हमारे जीवन में, वो सब दुख के कारण है। वो रहता ना, आओ बहन चुगली करें, है वो एक पूरा अलग ही सेशन चलता है, उसमें एक अलग ही डोपामाइन रिलीज होता है। अरे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग चुगली ना करें, थोड़ी देर बाद उनका लगता है अरे क्या हो गया सर में, है उसका पेट पूरा खोलने लगता है। अभी तुरंत बताऊं, कोई चीज आ गई तुरंत बताऊं, इधर की उधर, उधर की इधर। ये प्रक्रिया भी बहुत घातक प्रक्रिया होती है, और किसी दिन फंस भी जाते हैं। चुगली सुनने भी मजा आती है, चुगली करने में मजा आती है, लेकिन कई बार ऐसा मौका भी आ जाता है कि चुगली वाले जब पकड़े जाते हैं। लेकिन इससे खुशी आप अपनी खत्म करते जा रहे हो। मैं चाह रहा हूं आप सुखी जीवन जीने के लिए जीवन मिलावटी, जैसे रियल मिलिए किसी से भी, जो आपका प्रेम हो, जो आपका उस व्यक्ति के प्रति किसी को कुछ कहे ना, सामने कह के खत्म करो। पीठ पीछे क्यों रखना, वो जहर क्यों घोलते रहना? जहरीले मत बनो बस, ये जहर ही दुख है। तो ये एक अलग चीज है, इसको मिक्स मत करो इधर। ये सतत चलने वाली चीज है। हैप्पीनेस हर मोमेंट में रही जा सकती है, इसको भविष्य के लिए मत छोड़ो कि कल मैं जब आईएएस बन जाऊंगा तो खुश ही रहूंगा, जब मैं आरओ बन जाऊंगा तो खुश रहूंगा। ये सोच करके मत रखो जीवन में। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, फिर ये छूट जाएंगे। ये सब बहुत परेशान करते हैं, ये जो कंजड़ खाना बना रखा है घर को, शादी होने के बाद मैं किसी स्वर्ग लोक में चले जाऊंगा, है? तो अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, इस खुशी को पोस्टपोन कर रहे हैं, इसको पोस्टपोन कर रहे हैं कि मैं जब ये पा जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मुझको आईफोन मिल जाएगा तो मैं खुश हूं, है? अब आईफोन आ गया, अब ये मिल जाएगा तो ये क्या होगा, मृग तृष्णा की जगह तरह आपके आगे बढ़ती चली जाएगी। और यदि आपने इसको अभी अडॉप्ट कर लिया और ये नएपन में ले आए, तो ये दोनों सतत चलने वाली चीजें बन जाएंगी। नहीं, संसाधन से जुड़, जब यहाँ पे कुछ चाहिए ही नहीं, यहाँ खुशी का मतलब क्या था? जीवन तो हमारा ये हो गया कि खुशी आपने बोला, और एक तरफ हम जैसे आईफोन चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये संसाधन ही तो हो गया। ये तो खालीपन भरने, ये तो लक्ष्य हो गए। लक्ष्य और जीवन को अलग अलग करो। लक्ष्य अलग है, जीवन अलग है। जीवन आप स्वयं हो, आप जीवित हो, इसको जीवन कहते हैं। आप जीवित हो, और जीवित होना ही खुशी है। आपने लक्ष्य को जीवन समझ रखा है, मुद्दा ये है। लक्ष्य इक्वल टू जीवन लोगों ने बना दिया है। हाँ, इसको फिर आपने खुशी से जोड़ दिया कि जब ये मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाऊंगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया था एक दीर्घकालिक और एक अल्पकालिक। ये जो कहानी है पूरी की पूरी आपकी, ये कहानी है दीर्घकाल की, लंबे टाइम तक आपको एक, और ये कहानी अल्पकाल की। अभी थोड़ी देर के लिए खुश हुए, फिर नया टारगेट आ गया, फिर खुश हुए, फिर नया टारगेट आ गया, फिर खुश हुए, फिर नया टारगेट हो। पूरे दिन खाना ना मिला हो, शाम को खाना मिल जाए तो खुशी नहीं होती। तो ये तो टारगेट वाली चीज हो गई इधर। लेकिन ये एक दीर्घकालिक चीज है। आप संतुष्ट हो स्वयं से, आप स्वयं में संपूर्ण हो, आप किसी से कुछ चाहते नहीं हो, आप कृतज्ञता के भाव से भरे हो, आपको किसी से कोई किसी तरीके का गिला शिकवा नहीं है। सबने आपको बहुत दिया है, इस प्रकृति ने आपको बहुत दिया है। जब हमारे अंदर अहम आ जाता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अरे हवा तुम चला रहे हो, हैं? पानी ये तुम लेकर आए हो, सूर्य का प्रकाश तुम दे रहे हो। लोग इसी भाव से भरे हुए हैं, इसी मैं और अहम ने उनको पागल कर रखा है, और इसी मैं और अहम के चक्कर में लोग तबाह हुए पड़े हैं। मैं भगवान को नहीं मानता, तो हवा चला लो भाई, बन जाओ थोड़ी देर के लिए भगवान तुम ही। हाँ, थोड़ी देर के लिए तुम पानी बना लो, क्रिएट कर लो, अभी अचानक से तुम ही क्रिएट कर लो, क्यों पी रहे हो उसका पानी? तो ये अहम बोलता है लोगों का, घमंड बोलता है। जब इन सब भावों से हट जाओगे तो यहां तो बने ही रहोगे ना, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं रहेगा जीवन में तो भी ये भाव बना रहेगा। लोग ऐसे भी होते हैं कि रातों रात कंगाल भी हो जाते हैं। ये स्थायी चीज नहीं है ना, तो फिर इसको क्यों तहस नहस कर रहे हो अपने जीवन को? जब तक जीवित हो
तब तक हैप्पीनेस के साथ जियो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, चीजें रहे ना रहे, आईफोन रहे ना, अभी चोरी हो जाए फिर खत्म, फिर आत्महत्या कर लूंगा मैं। आपकी सफलता असफलता ये एक अलग चीज है, ये अलग, दोनों को दो पार्टों में बांट के पहले जीवन को चलाइए। जीवन और लक्ष्य यदि दो चीजें नहीं बांट के चलोगे तो जीवन में कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कंफ्यूजन से आपको बचा रहा हूं। लोग कंफ्यूज हैं, लोगों ने लक्ष्य को जीवन बना लिया, इसीलिए कोई लक्ष्य नहीं मिलता, इतना बड़ा बना देते हैं कि जीवन समाप्त कर बैठते हैं। आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो कूद जाते हैं। आईएएस में नहीं हुआ, चलो कूद जाते हैं। बात बात में कूदते फिरते हैं। शादी में भी असफलता कई बार मिल जाती है, चलो कूद जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, जीवन को पहले आप समझो कि एक्चुअल में जीवन क्या है। अब आते हैं लक्ष्य में। जीवन समझ में आ गया, एक्चुअल में क्या, कब जीवन खुशी बनेगा, जब प्रपंचों से मुक्त हो जाओगे। प्रपंच क्या है, दूसरे से सिर्फ लेने की इच्छा, ये प्रपंच है सबसे बड़ा आज के टाइम पे। जब नहीं मिलता तो दुखी बनने बैठे हो, और लेने की इच्छा ही खत्म हो जाए। अभी भगवान से ही लोग दुखी बने रहते हैं। भगवान को लोग क्या क्या नहीं बोलते, वो बैठा रहता होगा, बोलता होगा क्या कितना बेवफा है यार तू, कितना किया मैंने तुम्हारे लिए। मैं बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आया हूं, और मैं, आप सोचिए कि कई बार जब भगवान के पास मैं जाता हूं और बैठता हूं, उनसे बात करता हूं, तो उनके सामने रोता हूं घंटों कि तुम कहां से लाके कहां खड़ा कर दिए, क्या क्या नहीं दिया तुमने, अब तुमसे क्या मांग लूं मैं। वो जब भाव से आप बैठ करके उसके पास पहुंचोगे ना, तो फिर वो भी दीवाना हो जाएगा कि यार इसको देने का मजा ही अलग है। और जाके भिखारियों की तरह खड़े हो गए, मेरे को एसडीएम बना दो, मेरे को डीएम बना दो, मेरे को तुमने कुछ नहीं किया, 12th में मेरे नंबर ही नहीं आ पाए, 10वीं में ये नहीं दिया, फिर क्या क्या उसको लगेगा यार ये, भगाओ इसे। भिखारी को देखते हो जब कभी आपके पास आता है और एक बार दे दो भैया, फिर आप एक बार चलो दे दिया, फिर दूसरा आता है, इसका यही काम है, भगा दो, फिर कितनी बार देते हो। कभी आपने देखा है आपने क्या बिहेवियर होता है आपका उसके साथ, फिर बिहेवियर आपका बदल जाता है। यही बिहेवियर हर उस व्यक्ति का है जिसके साथ आप ये काम कर रहे हो। अपने माँ बाप के साथ भी आप यही करते हो। जीरो कृतज्ञता है आप में, समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, भगवान के प्रति, खुद के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हो। तो पहला भाव लाना है कृतज्ञता का। नतमस्तक हो जाओ। जिस दिन ये होना चालू है, आप इतना झुकोगे सामने वाला पूरा झुक जाएगा। झुकना तो सीखो, है ना। यदि आप ऐसे खड़े हो तो सामने वाला फिर आपसे भी ज्यादा अड़िग हो जाएगा, और आप झुके तो कम से कम आपको उठाने के लिए झुकेगा, लेकिन झुकेगा जरूर। इसलिए झुको, जितना झुक सकते हो झुको। पुष्पा जैसी मूवी मत देखो कि झुकेगा नहीं साला, वो वाली चीज, वो मेंटेलिटी आपको फिर बहुत खत्म कर दे, डिक्लाइनिंग में ले जाएगी। ठीक है, वो मेंटेलिटी नहीं आपके अंदर आनी चाहिए। वो भी है तो वो बड़ा पॉजिटिव वे पे है वो चीज को। अब आ जाते हैं लक्ष्य पे। जीवन पहली चीज है, इसलिए मैंने पहला पूरा फोकस आपके जीवन पे रखा है। जीवन फर्स्ट स्टेज है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हैप्पी बन जाओ, पैसा रहे तो ना रहे तो। आपने क्या कर रखा, पैसा को ही हैप्पीनेस बना दिया, ये दिक्कत है। अब आते हैं लक्ष्य में। लक्ष्य का मतलब है जीवन में मुझे कुछ नयापन रखना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने के लिए कई बार पीछे भी हटना पड़ेगा। ये सब पहले अपने दिमाग में बैठाओ, क्योंकि क्या होगा, जैसे आगे नहीं बढ़ पाओगे, थोड़ा पीछे हटोगे तो दुख में आ जाओगे। ये एक अलग प्रक्रिया है नएपन की। पीछे हटना भी एक नयापन है। लक्ष्य नहीं है कुछ भी, नयापन है। कभी 10th किया, पहले 10th टारगेट था, फिर 12th किया, 12th टारगेट था। शिक्षा टारगेट थी आपकी पहले, अब शिक्षा के बाद आर्थिक जीवन टारगेट हो गया है, पैसा टारगेट हो गया है। यही तो बदलाव आया है। ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, अब आप अपने कैरियर पे आ गए हो, जिससे रोजगार कहते हैं। रोजगार, ये आपको चाहिए रोजगार। और इसमें भी क्यों एक चरण में रहना, क्यों केवल सरकारी नौकरी, कुछ ऐसा बनाओ जिससे 4 लोगों को आप नौकरी दे सको। तो पहले सरकारी नौकरी, मान लीजिए आपका केवल एक ही चरण में आके आप रुक रहे हो, सरकारी नौकरी।
बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, बहुत लोग करके छोड़ भी देते हैं। पहला है सरकारी नौकरी, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं। देखो कोई भी चीज करनी है, जैसे अब मुझे ये प्राप्त करना है मान लो, अच्छा चलो मैं और सिंपल पे आता हूँ, मान लीजिए मुझे सब्जी बनानी है कोई, कैसे बनाऊंगा, कैसे सीखा सब्जी बनाना? पहले तो ये पता है किस चीज की बनानी है, ये पता होना चाहिए क्या बनाना है। मान लीजिए मुझे पनीर की सब्जी बनानी, मान लीजिए कैसे बनाऊंगा? पहले पनीर लाना होगा। अच्छा पहले हमें आवश्यक जितनी भी चीजें हैं, आवश्यक चीजें, आवश्यक चीजें, हाँ ठीक है, आवश्यक जितनी भी चीजें हैं लानी होंगी। और उसको बनाने का तरीका हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से कैसे पता? हाँ तरीका पता होना चाहिए कैसे बनेगा। सब पनीर बनाने जितना ही आसान है गवर्नमेंट जॉब भी, कठिन नहीं निकलेगा, देख लेना, सेम सेम फॉर्मूला सेट करना होता है इसमें, सेम चीज ही होती है। कहाँ पे किस तरीके का अनुभव हमारा काम कर सकता है, उसको अच्छा पनीर ही क्यों बनाना, मान लीजिए आपने पनीर ही क्यों बनाना तय किया, आप दूसरी सब्जी भी बना सकते थे, थोड़ा सब्जियों के नाम बताइए। करेला की सब्जी भी बनाई जा सकती थी, ठीक है, करेला बनाने की बात होगी, कटहल भी बनाया जा सकता था विधायक जी। एक वो क्या है ना पंचायत में सचिव को लौकी हाँ ठीक, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन पनीर ही क्यों बनाना चाहते हो आप कहोगे सर हम लौकी भी बनाते हैं, कटहल भी बनाते हैं, लेकिन पनीर कभी एक बार बनती है, दो बार बनती है, डेली डेली नहीं बनती है। मतलब आप इसको चखते हो, कुछ बेहतर होता है इससे, थोड़ा मूल्यवान है, या आपको ये स्वाद पसंद है। हर आदमी पनीर नहीं खाता, मेरे पिताजी को लौकी ही पसंद है, उनके लिए हर आदमी आईएएस नहीं बनना चाह रहा। मेरा बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने आईएएस बनना ही क्यों चुना, आपने पीसीएस बनना क्यों चुना, आपने आरओ यारो बनना क्यों चुना, आप यूपी पुलिस में क्यों जा रहे हो, ये आपको पहले क्लियर करना है। जब तक ये क्लियरिटी नहीं होगी, समझ रहे हो, ये क्लियरिटी नहीं होगी आपकी, तो भी आधा अधूरा है, आपको स्वाद नहीं आएगा। मेरे घर में पनीर की सब्जी जो बनती है मेरे पिताजी नहीं खाते, बाकियों को बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगती है, वो यही खाते हैं, वो ये नहीं खाते जिस दिन लौकी बनती है, तो मेरे पिताजी के लिए तो व्यर्थ चीज हो गई। तो आपके लिए भी इनमें से कोई चीज व्यर्थ हो सकती है और कोई चीज अच्छी हो सकती है। मैं बहुत सारे यूपीपी वालों को मिलता हूं, उनको ये नहीं अच्छा लगता, वो कहते हैं कि सर कैसे भी करके अपडेट कर ले। आरओ वालों से मिलता हूं, कहते हैं सर अपडेट कर ले, ये कह रहे हैं अपडेट कर ले। पहले आप अपने आप को चुनो कि एग्जैक्टली क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये दो चीजें क्लियर होना चाहिए। ये बच्चों का क्लियर नहीं होता, फिर वो क्या करता है, बनने तो ये निकलता है, बनने ये निकलता है, बनने ये निकलता है, बनने ये निकलता है, बन कुछ और जाता है, और इससे भी जीवन सुखी सुखी, इसमें भी आप लक्ष्य को फिर वही भटकते रह जाओगे, एज निकल जाएगी, सबका एज है, सबका टाइम पीरियड है, करने कुछ और निकले थे, कर कुछ और रहे हो। ये बहुत सारे लोगों की कहानी है, सब नहीं बन पाएंगे ये चीज। तो पहले स्पष्टता, क्लियरिटी, पनीर ही क्यों खाना है, स्पष्टता, ये क्लियर करो। इसको कहते हैं विजन, जो आपने सपना देखा है, सपने का स्पष्ट होना, ये बहुत जरूरी है। जब तक सपना स्पष्ट नहीं होगा कभी भी पूरा नहीं होगा, मजा ही नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। अपनी स्पष्टता, इसके लिए क्वेश्चंस, ये मैंने जो बुक लिखी है इसमें सब कुछ है, हर बात है कि आखिरकार कोई टारगेट, इसमें मैंने एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में मैंने बहुत सारे कैरियर ऑप्शन डाले, 12th के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, सिविल से, इसमें कम से कम नहीं होंगे तो 100 कैरियर ऑप्शन है, 100 कैरियर, और हर कैरियर ऑप्शन में लोग हैं, 100 कैरियर ऑप्शन है और हर कैरियर ऑप्शन में लोग हैं। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप अपना कैरियर ऑप्शन जो चुन रहे हो उतना स्ट्रांग है जितना स्ट्रांग उसको होना चाहिए आपके ब्रेन में, पहले ये क्लियर करो।
या केवल आपको एक रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, पहले ये भी क्लियर कर लो। पीछे का कारण नहीं होगा तो वो चीज बहुत लंबी नहीं टिकेगी। खाने के पीछे, अब घर पे भोजन बन जाता है कई बार, पसंद भी है, फिर भी नहीं खाते, कोई स्पष्ट कारण ही नहीं है। अभी डॉक्टर बता दे पनीर खाना चाहिए आपको, प्रोटीन मिलेगी उससे। हाँ, घर पे बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, बहुत हेल्दी खाना बना है, ठीक है, लौकी भी बहुत हेल्दी खाना होती है, लेकिन आप खा क्या है? बर्गर खाया है, चाउमीन खाया है, गोलगप्पे खाया है, 2 कौड़ी की चीज। अच्छी चीज बनी थी, खा कुछ हो रहा है। शादियों में गए हो, शादियों में 15 20 25 30 40 चीजें रखी होती हैं, लेकिन खाते क्या? सबसे सड़ी सी सड़ी चीज ढूंढते हैं हम। रखा वहां पे बहुत स्वाद आइटम है, बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन खा क्यों रहे हैं? क्योंकि विजन ही क्लियर नहीं है। विजन की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जब तक विजन क्लियर नहीं रहेगा आप टारगेट को कभी भी पा नहीं पाओगे। कुछ बनना चाहोगे वो बन कभी नहीं पाओगे। तो पहले तो ये स्पष्ट करो और बहुत डीप में जाओ इस चीज के। इस पे मदद अब ये से लगता है क्या, इसी के लिए मैंने ये लिखी है। हर बच्चे की यात्रा शून्य से चालू होती है और फिर वो शिखर तक जाता है, तो शिखर अनंत की यात्रा है। शिखर का कोई ये नहीं है कि बस यहां पहुंच गए और यहां पहुंच के बस खत्म हो गया कहानी। एक अनंत की यात्रा है, चलती रहेगी। लक्ष्य चूकी है, अभी मैंने क्या बताया, लक्ष्य एक अनंत की यात्रा है और व्यक्ति एक अनंत की यात्रा को जीवन समझ बैठता है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम एक अनंत की यात्रा पे निकले हैं और इसी को जीव, अब कभी जी ऐसे तो खुश हो ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए उस यात्रा को अलग रख देते हैं। यात्रा अलग चीज है और मेरा खुश रहना अलग चीज है, मेरा जीवन अलग चीज है। जीवन में मैं इतनी बात से खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, ये मेरे खुश होने का पर्याप्त कारण है। लोगों को जब सब चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं, हाँ, सब चीज उनके लिए अवेलेबल होती है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बच्चे हो गए, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी वो दुखी रहते हैं। फिर भी दुखी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, कितने सारे उदाहरण बताऊं। मैं ऐसे कई जगहों पे रेंट में रहा हूं, जो जज थे उनके घरों पे मैं रेंट पे रहा हूं, ठीक है, और मुझे उनका दुख पता है। घर में बच्चे को मतलब एक अलग ही भसड़ मची पड़ी है। अभी मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़े डिपार्टमेंट में, मैं नाम नहीं लूंगा जो हो सकता, क्योंकि वो भी मेरे सेशन देखते हैं, पर मुझे पता है उनकी क्या हालत है। सर में लोन है, इतना घर बनाया, लोन ले लिया, इतनी तकलीफ में रहते हैं कि अभी बहुत बुरी कंडीशंस है। तो आप समझिए जीवन में हम हैप्पी रहने का इंतजार नहीं कर सकते, मैं खुश रहने का इंतजार नहीं कर सकता हूं। खुशी को और मुझे अपने टारगेट को अलग अलग करके चलना पड़ेगा। जब तक मैं अपनी खुशी को और अपने टारगेट्स को अलग अलग नहीं करूंगा मैं जीवन को व्यर्थ बना दूंगा। 75 साल में आप फिर पड़े रहोगे खटिया में और फिर कहोगे किया क्या? आरओ बन के भी क्या हासिल हो गया, पीसीएस बन के भी क्या हासिल हो गया, आईएएस बन के भी क्या हासिल हो गया? फिर वो अनंत की यात्रा में आप अभी भी चल रहे हो। तो खुशी तो मैंने अभी आपको इसी मोमेंटम में दे दी, हम इसी मोमेंटम में खुश रह सकते हैं यदि हम फालतू के जितने भी लफड़े हैं उनसे हट जाएं। तो हम दुखी सिर्फ इसी कारण से हैं क्योंकि हमारी समस्या कोई और बना बैठे, हम किसी और को सेल्फ सेंट्रिक होकर के हम परसेंट्रिक लोगों पे पूरा ध्यान चला गया हमारा। वो समस्या निकले कैसे? बहुत आसान है, सामान्य है, उसको निकालने में क्या है। अब मैं हूं, ठीक है, एक स्वतंत्र जीव दिख रहा हूं, मेरा मस्तिष्क है, मेरा दिमाग है, सारी चीजें मेरी हैं, ठीक है। अब मुझे अपने इस दिमाग में इस बात को समझना है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं हूं मेरे लिए, बस इतनी सी बात समझनी है। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण में अभी कौन है महत्वपूर्ण आपके लिए, आपके जीवन में? कोई और, अभी कोई और है, वो धारा बदल दो, बस वो डायरेक्शन चेंज करनी है। अभी मैं अपने जीवन में अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण हूं। अब जब मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुश किसको रखना है? अपने आप को। जब मैं खुश रहूंगा तो मैं सबको रख लूंगा। अभी मैं ही दुखी पड़ा हूं तो मैं किसको सुख करूं? पहले खुद को। अभी दूसरे की खुशी को बनाने के चक्कर में आप अपने आप को दुखी बनाए बैठे हो।
वो बोलेगा तो क्या होगा, वो कहेगा तो क्या होगा, वो कह रहा है इसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो कह रहा है ये नहीं। अरे भाई वो से हटो, मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे जीवन में, वो तय करेगी मेरी जिंदगी। अपने आप से फर्क पड़ना चाहिए। आज मुझे पढ़ना था, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे तकलीफ हो। आप पढ़ किस लिए रहे हो? अरे वो आके देख ना ले कि मैं मोबाइल देख रहा था, इसलिए मैं तकलीफ में हूं। मेरे जीवन में दूसरा प्रवेश कर गया, इसलिए मैं टेंशन में हूं। अब मेरे जीवन में कोई दूसरा प्रवेश नहीं किया। देखिए, आप लोग एक शिक्षक के तौर पे मुझे देखते हो, पर मेरे भी, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, मेरा परिवार है, सब कुछ है। समझिए बात को। मेरी पत्नी है, मेरे दायित्व हैं उनके प्रति कुछ, मैं उन दायित्वों का निर्वहन करूं। लेकिन वो मेरे जीवन की अशांति के कारक कैसे हो सकती हैं? वो मेरा जीवन नहीं है। वो उनको खुशी तब मिलेगी जब मैं खुश होऊंगा और मैं उनके अनुसार उनकी खुशियां उनको दूंगा, बस इसी से खुशी होंगी। अब मैं दुखी हूं, अभी मैं ड्रिंक करके चला जाऊं, समझो बात को, क्या होगा उनका जीवन? हमें ऐसे कर्म नहीं करना है जिन कर्मों से हम कुछ बन, रात को 4 बजे घर पहुंचे डेली। हमें बस कुछ मूल्यों को बनाना है, सिद्धांतों को बनाना है अपने जीवन के, जो सामाजिक हैं। आप जैसे, आपकी शादी हो गई है ना, अब आपका जीवन में कुछ दायित्व बन गए। आपको सुबह समय से उठना चाहिए, अपने घर को साफ सुथरा करके अपने घर के परिवार के मेंबर्स जितने हैं उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करानी चाहिए। समझ रहे हैं? आपके पति का दायित्व है, यदि आप वर्किंग होंगी तो इसके बाद आपको अपने काम पे भी जाना है। पति का दायित्व है कि घर में जो भी सामग्री है वो लेकर के आए, उसको रखे। मतलब वो जब पूरा सिस्टम एक साथ पूरा एकजुट होगा, बनेगा, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। बस एक सिस्टम बनाना है, मूल्य, वैल्यू। तभी पहले सेल्फ सेंट्रिक हो, स्व केंद्रित बनो। जब तक स्व केंद्रित नहीं बनोगे तब तक दुख का कारण बना रहेगा। घर में तो एक भाई बहन भी बहुत एक दूसरे को अखरने लग जाते हैं। बहनें बहनें हुई तो आपस में वही एक दूसरे को आतंक बन जाती हैं, देखे नहीं सुहाती हैं। छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे इशू बनने लग जाते हैं कि तूने मेरे को ये नाम से क्यों बोल दिया, तूने गिलास यहां पे कैसे रख दिया, तूने चप्पल क्यों अंदर पहन के आ गया। तो ये मुद्दे कैसे बनते हैं? ये मुद्दे कैसे बनते हैं? जब हमने उसको अपने सबसे ज्यादा महत्व दे दिया। इंपॉर्टेंस का खेल है यहां पे, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? तो इंपॉर्टेंस को आपको समझना है, इंपॉर्टेंस कहाँ पे देनी है, कितनी देनी है, किसको देनी है, कितना नहीं देना है, कैसे अपने आप को वहां पे अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले स्व केंद्रित बनिए, अपने आप को खुश रखिए। अपने लिए, अपनी खुशी के लिए क्या चाहिए? अच्छा भोजन, टाइम से अपना एक शेड्यूल, दुनिया से, दुनिया के लफड़ों से खत्म, अपना एक पूरा एक व्यवस्थित जीवन होना चाहिए। हमारा कोई जीवन ही नहीं है, हमने दूसरों के चक्कर में अपने जीवन को तहस नहस कर रखा है। हमारे कोई मूल्य नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कचरा भरे जा रहे हैं दिमाग में, इसकी चुगली, उसकी प्रॉब्लम, उसकी। आप देखो 90% प्रॉब्लम दूसरों की भरी हुई है आपके ब्रेन में। वो मौसी का लड़का, वो फूफा का, ये वो चाचा का, ये पड़ोस का, ये मेरी दोस्त, ये मेरी सहेली है, उसकी समस्या, उसकी समस्या, ये सब भरी हुई है। एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? उसको तो आपने बहुत साइड में रख दिया है। आपको तो मजा आ रहा है कि दूसरे दुखी हो रहे हैं, जलन हो रही क्योंकि दूसरे सफल हो रहे हैं। आपके सामने किसी की सफलता बताई जाती है कि फलाने का लड़का साइंटिस्ट हो गया, आप तकलीफ, अरे कैसे, अरे वो तो ऐसे नकल करके हुआ होगा। आप इन सब उलझनों में परेशान हो। आप नहीं हो अपने अंदर, आपके अंदर दूसरे घुस गए हैं। जब हमारे अंदर दूसरे घुस जाते हैं तो हम दुखी होना चालू हो जाते हैं। जब हमारे अंदर हम स्वयं हैं तो फिर हमारे अंदर तकलीफें नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्वयं रखिए, स्वयं रहिए। आप रह रहे हो आपके अंदर या कोई और रह रहा है? और आप रह रहे हो कोई और का मतलब विचार, थॉट्स। थॉट्स किस चीज के हैं? सारा ड्राइव हो रहा है थॉट्स से, विचारों से। किस चीज के विचार हैं? ईर्ष्या के विचार हैं, द्वेष के विचार हैं, कुंठा के विचार हैं, या प्रसन्नता के विचार हैं, या रचनात्मकता के विचार हैं? तो एनर्जी उसी डायरेक्शन पे लगेगी ना। यदि ईर्ष्या, कुंठा उसके विचार हैं तो दूसरे को डिक्लाइन करने की तरफ दिमाग लगेगा, कुटिलता का दिमाग लगेगा, फिर महाभारत होगी।
शकुनी ने पूरी ऊर्जा कहां लगाई और कृष्ण ने पूरी ऊर्जा कहां लगाई? एक ने विध्वंस करा दिया पूरे के पूरे परिवार का और एक ने सृजन कर दिया। एक पांडव नहीं मरा, लेकिन शकुनी ने 100 के 100 कौरवों को मरवा दिया। तो आपके अंदर यदि शकुनी बैठ गया तो वो फिर आपको खत्म कर देगा, आपको डिक्लाइन में ले जाएगा, आपको पतन में ले जाएगा, आपको समाप्ति की तरफ ले जाएगा। और आपके अंदर कृष्ण बैठ गया तो आपको उत्थान की तरफ ले जाएगा। और कृष्ण है प्रसन्नता। अपने उत्थान पे लगी है ना। कल के दिन दुनिया ज्यादा चक्करों में मत पड़िए, लोगों को खुश करने के लोगों के चक्कर में पड़े हो। इसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं। खुद को कब खुश करोगे भाई? खुद की खुशी का भी तो कुछ सोचो। तो यहां में मैं आपकी स्वयं की खुशी की बात कर रहा हूं, स्वयं की प्रसन्नता की बात कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? इस बात को समझो मत, इसको जीवन में उतारो। यदि उतार ले गए तो फिर आपका जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्त करने का देखिए बहुत आसान तरीका है। पहले लक्ष्य की, जो भी लक्ष्य आपने पहले चुना है, जो भी लक्ष्य चुना है, पहले चुनाव करिए, उसका सही चुनाव आपके हिसाब से होना चाहिए। फिर उसकी आवश्यकता को समझिए, क्या चाहता है ये, आवश्यकता को समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए 2 मिनट में मैं समझा देना चाहता हूं। कोई भी परीक्षा तब पास करोगे जब 2 चीजें आपको स्पष्ट होंगी। परीक्षा पास होती है, परीक्षा का स्तर जब आप विकसित करोगे अपने अंदर। परीक्षा के स्तर का विकास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। परीक्षा पढ़ने भर से आपका नहीं होगा, पढ़ाई तो आपको करनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, 2 भागों में बांट रहा हूं मैं आपकी तैयारी को। पहला है बिगिनर लेवल, जब आप प्रारंभ करते हो। बिगिनर जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, बिगिनर के तौर पे आप अपने आप को, पहला फेज है हमारा बिगिनर का। दूसरा एडवांस फेज। एडवांस फेज, जो एडवांस फेज है ये है परीक्षा का स्तर का फेज, परीक्षा का स्तर का फेज, ये है एडवांस फेज। परीक्षा का स्तर जब तक नहीं प्राप्त करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे केवल बिगिनर फेज ही कंप्लीट करते हैं और उनको लगता है मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो पहले आपको अपना बिगिनर, बिगिनर का मतलब क्या है समझिएगा। अब दोनों फेज को बताऊंगा मैं। पहला है बिगिनर फेज, जब स्टार्ट करते हो आप कोई भी चीज, इसमें आप अपना फाउंडेशन क्रिएट करते हो। घर बनते हुए देखा है, घर में सबसे पहले नींव डाली जाती है और नींव में टाइम लगता है। और नींव जितनी मजबूत होगी, जितनी गहरी होगी, गहरी मजबूत, जितना अच्छा मटेरियल उसमें उपयोग किया जाएगा, उतनी बढ़िया इमारत बनेगी, उतनी ऊंची इमारत बनेगी। आपने बड़ी बड़ी हाई राइजिंग देखी होंगी, आपने 20 मंजिला 30 मंजिला की जितनी हाई राइजिंग देखी है वो जमीन के अंदर भी उतनी अंदर होती है। 20 मंजिला यदि ऊपर दिख रही है तो 20 मंजिला ही नीचे उसकी फाउंडेशन पड़ी हुई है। उसी रेशियो में डाली जाती है फाउंडेशन, वही कंक्रीट मटेरियल उसका उपयोग किया जाता है, भूकंप रोधी बनाया जाता है। तो पहला काम है फाउंडेशन लेवल। बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन लेवल नहीं तैयार करते हैं, सीधा एडवांस में चले जाते हैं। जब बिगिनर अपना फाउंडेशन तैयार कर ले, फिर सेकंड लेवल है आपका एडवांस लेवल। एडवांस, एडवांस लेवल में क्या होगा, यहां पे एग्जाम लेवल को आपको क्रिएट करना है। एग्जाम लेवल को आप क्रिएट करते हो। एग्जाम लेवल कैसे क्रिएट होता है, अब यहीं पे देखो। बिगिनर का मतलब क्या है, आप फाउंडेशन अपना तैयार करिए। फाउंडेशन कैसे तैयार करेंगे, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। कोचिंग ज्वाइन करके कोचिंग के पूरे नोट्स बना लीजिए, कोचिंग नोट्स बना लीजिए। साथ में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, हर एक सब्जेक्ट की बुक पढ़ लीजिए। वैसे 3 काम कर लीजिए, एनसीईआरटी, कोचिंग नोट्स। कुछ लोग केवल ये काम करके भी लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको अब आना पड़ेगा एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल उस सब बच्चे के लिए है जो ये काम कर चुका, अपना फाउंडेशन तैयार कर चुका है। बिना फाउंडेशन तैयार किए ये काम नहीं करेगा और बिना मतलब एडवांस लेवल की आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा केवल इससे, इससे ज्ञान बढ़ेगा, आपको मजा आएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन अब सिलेक्शन के लिए एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। कैसे, 3 स्टेप होते हैं परीक्षाओं के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यही 3 लेवल हैं। प्री किस लिए बनाया गया है, ताकि आए भीड़ को खत्म किया जाए। क्या होता है प्रीलिम्स वाले एग्जाम वाले दिन पे,
एग्जाम वाले दिन पे क्या होता है, एक पेपर मिलता है, उसमें प्रश्न होते हैं, आपको पढ़ना है और पढ़ करके एक ओएमआर शीट भरना है आपको, ठीक है, यही होता है प्रीलिम्स वाले दिन। मेंस वाले दिन में आपको एक पेपर मिलता है, आपको उसके सारे क्वेश्चन एक बुकलेट में लिखने होते हैं। यहाँ पे काम लिखने का होता है और यहाँ पे काम आपकी समझ को देखने का होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बस लिखना नहीं देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, जो प्रीलिम्स है ये सब चीजें इस किताब में मिलेंगे, मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये किताब आपको पढ़नी है, इसमें आपको सब चीजों के जवाब मिलेंगे, बहुत विस्तार से मिलेंगे। तो ये किताब के बाद आपके लगभग 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसमें जो मैंने आपको सब कुछ बताया है ना, उस सबका सार 61 चैप्टर नंबर 61 में आपको मिलेगा। 61 सबसे लास्ट चैप्टर है इसका, उसमें सब कुछ मैंने लास्ट में बता दिया है। इसका नाम ही आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, अपने स्व केंद्रित होना। आपको खुद पता होता है कि आप कब थक चुके हैं, आपको किस विषय से डर लगता है, किस टॉपिक में आपका ग्रिप अच्छा है, कब मन भटकता है, कब मन एकाग्र होता है। कोई किताब, कोई गाइड आपको उतना नहीं जानता जितना आप खुद को जानते हैं। ये सब चीजें इसमें स्पष्ट हैं, ये जब पढ़ोगे तो और अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पे जनरली आपको बता देता हूँ। तो हम जब एडवांस लेवल में जाते हैं तो परीक्षा के लेवल में जो चीजें हो रही होती हैं वही करना होता है हमें। जैसे जब आप एडवांस लेवल पे हैं, ठीक है, एडवांस लेवल पे आपको क्या करना है, टेस्ट टू टेक्स्ट करना है। टेस्ट टू टेक्स्ट करना है। क्या होता है टेस्ट टू टेक्स्ट? दो तरीके से टेस्ट आपको निकालना, एक तो पीवाईक्यू लेना है, जो भी एग्जाम दे रहा हो उसका पीवाईक्यू लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, या टेस्ट सीरीज, ये दोनों ही लेके चलना है। टेस्ट सीरीज ये एडवांस लेवल की चीज है, फाउंडेशन तो आपको पता है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, कोचिंग के नोट्स तैयार कर लिए, सब्जेक्ट तैयार कर लिए, सिलेबस तैयार कर लिया, लेकिन एडवांस में नहीं करना। पीवाईक्यू उठाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप उठाएंगे, उठाने के बाद आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने किया, मैं एक बार कोई क्वेश्चन खोल लेता हूं। टेस्ट सीरीज चाहिए मुझे, एक मिनट में टेस्ट सीरीज शेयर कर देता हूं। ये काम टेस्ट टू टेक्स्ट का मतलब आपको करना है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बेसिक तैयार हो गया है, बेसिक क्लियर है, पूरा सारा सिलेबस क्लियर है, सब कुछ पढ़ चुके हो। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई विषय बचा हुआ है, पहले बेसिक क्लियर कर लो अच्छे से। यदि बेसिक क्लियर हो गया है तो अब हम चले जाएंगे एडवांस लेवल पे, ठीक है। एडवांस लेवल कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है, घटना चक्र के भी आते हैं, यूथ के भी आते हैं, और भी विभिन्न जो भी आपका एग्जाम है, सब एग्जाम के पूर्वावलोकन भी आते हैं, सब कुछ। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन होगा उसमें प्रीवियस ईयर का, है ना? ये क्वेश्चन आपने उठाया, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद अंग्युत्तर निकाय ग्रंथ में निम्नलिखित 16 महाजनपदों में सम्मिलित नहीं है। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये आयोग ने मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है। अब आपने क्या किया कि इसको पता किया है कहां से है, महाजनपद काल से। आपको अब इसको बिल्कुल स्पष्ट करना है, इस तरीके से पढ़ना है जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब आपने किया महाजनपद काल से, ये यहां पे मेंशन कर दिया। अब आप चले गए एंशिएंट हिस्ट्री की बुक में। एंशिएंट हिस्ट्री की बुक आपने या तो वाणी की ले रखी होगी
या आपने कोई एडवांस बुक ले रखी है, तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री की बुक में पहुंचे तो उस बुक में जाकर के महाजनपद का चैप्टर खोला, ठीक है। चैप्टर खोलने के बाद आपने क्या किया, वहां पर यहां पे सबसे पहले आए और यहां पे डाल दिया वाड़ी पेज नंबर 15, मान लीजिए पेज नंबर 15 पे वो लिखा हुआ है, इसका पूरा है। अब उसको डिटेल में पढ़ा, पहले ये कंप्लीट किया, इसको देखा, उसको फिर पूरा डिटेल में चैप्टर को कंप्लीट किया, महाजनपद काल पूरा पढ़ा। वहां पे भी डाल दिया आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे भी बुक में भी मेंशन करते चले गए। जैसे मान लीजिए ये किताब है, इस किताब में आप पहुंचे और यहाँ पे क्या किया आपने, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर गए, साथ साथ नोट्स बनाते गए, सब कुछ करते गए हाईलाइट, फिर वापस आए, इस पूरे एमसीक्यू को सॉल्व किया। इसमें टाइम लगेगा। टेस्ट, ये हो गया आपका टेस्ट टू टेक्स्ट एडवांस बुक। इससे क्या होगा, एक तो पहली बात आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, दूसरा पढ़ने के नजरिए में बदलाव आएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप सोर्स भी डिटेल से पढ़ रहे हो, पर साथ में क्वेश्चन भी देखते हुए चल रहे हो। ये काम प्रीलिम्स में करना और यही काम मेंस में करना है। क्वेश्चन देखना है, एडवांस बुक के साथ जोड़ना है। इससे क्या होगा, एक तो बुक शॉर्टलिस्ट होनी चालू हो जाएगी, ठीक है, पता चलने लग जाएगा कोर एरिया क्या है, फोकस एरिया क्या है, जो किताब है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो अब आपको टेस्ट टू टेक्स्ट करना है। देखना आप 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट टू टेक्स्ट कर लोगे तो 100 टॉपिक तैयार हो जाएंगे आपके। एडवांस बुक को साथ आपको अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो, और फिर आकर के इसको सॉल्व करना है। ये काम यदि हमने 10 साल 15 साल के क्वेश्चन में कर लिया तो सबसे पहली बात तो हमें किताब की पता चल जाएंगे कि ये बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के वो पॉइंट से। दूसरा, क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिया पता चलेगा, सॉल्व करने का नजरिया पता चलेगा, और फाइनली आप, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? तो हाँ बताए। हो गया सर, यही क्वेश्चन था आपसे पूछने के लिए, किताब को किस तरीके से पढ़ें। बस टेस्ट टू टेस्ट। अब आप एडवांस लेवल पे आ गए, अब हम वो काम करेंगे जो प्रीलिम्स में आयोग क्या कराएगा आपसे, किताब पढ़ने को तो नहीं देगा वहां पे कि लो एंशिएंट हिस्ट्री किताब पढ़ डालो, 10 पेज इसके पढ़ने 10, वहां तो क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको पढ़ना। तो इस तरीके से जब हम बुक पढ़ना चालू करेंगे तो हमें किताबों की सच्चाइयां पता चलेंगी। ये क्वेश्चन मेरा भी था, ये कंप्लीट हो गया सर। एक क्वेश्चन है कि जो सीसेट वाला है वो किस तरीके, उसको भी टेस्ट टू टेक्स्ट, हर चीज टेस्ट टू टेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक एडवांस बुक के साथ अलाइनमेंट करना है। ये सारी किताबें टेस्ट टू टेक्स्ट है। मैं भी जो पढ़ रहा हूं, पढ़ता हूं, ये सब चीजें मैं आपको बता भर नहीं रहा हूं, बल्कि मैं भी यही काम कर, ये देखिए मुझे पता है कि ये वाले सब बुक में बस ये जो जहां जहां पे स्टिकर लगे हुए हैं बस यहीं से क्वेश्चन आने, ये किताब शॉर्टलिस्टेड किताब है, शॉर्टलिस्टेड किताब है। तो जिस दिन टेस्ट टू टेक्स्ट करना चालू कर दोगे उसी दिन आपकी तैयारी एक नए चरण में प्रवेश हो जाएगी, जिसको हम एडवांस चरण कहते हैं। वो सही है किताब है। हाँ, जब नहीं मिले ढूंढो कुछ और, कहां से आया ये क्वेश्चन, इस किताब में नहीं मिल रहा तो फिर दूसरी किताब ढूंढ के लाओ, कोई बात नहीं। मान लो नहीं मिलता इसमें, जरूरी थोड़ा ना इसमें सब मिले, अभी तो इसकी सच्चाई भी पता चलेगी ना, है ना। ये तो जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे इसमें तो ये चीज मिल ही नहीं रही, तो फिर कहां जाऊं, तो फिर एंशिएंट का दूसरा रिसोर्स ढूंढोगे, फिर एनसीईआरटी में जाओगे, फिर आप एडवांस बुक में दूसरे राइटर की बुक देखोगे। ये तो आपको अब आइडियल, अभी तो अंधा भाग रहे हो, अभी तो बस उठाया पढ़ डाला, अब आपको यहाँ रियलिटी पता चलेगी, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, मतलब आपको बहुत मजा आएगा इससे। और एक बार जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो आपके रैंडम हिस्ट्री भी हो रही है, पॉलिटी भी हो रही है, ज्योग्राफी भी हो रही है, पर सिलेक्टेड हो रहा है टॉपिक, तो टेस्ट टू टेक्स्ट करना है। गॉट इट? ये करना शुरू करना है। अब टेस्ट टू टेक्स्ट करने भर से बात नहीं बनेगी, दूसरी चीज है रिवीजन मेथड। ये तो हो गया एक पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा है, आपको केवल पढ़ने भर से बात नहीं बनेगी, पढ़ने के साथ आपको रिवीजन जरूरी है। हम रिवीजन नहीं करते, केवल पढ़ते रहते हैं, नया पढ़ते रहते हैं। तो रिवीजन के लिए है SRRR फॉर्मूला। SRRR फॉर्मूला का मतलब यह है, अब देखो एक दिन में हो सकता है 5 MCQ कर पाओ, आप PYQ कर पाओ, क्योंकि अब आपको बुक से भी पढ़ना है। 5 कर पाओ, किसी दिन 10 कर लोगे यदि छोटा होगा। धीरे धीरे आपको आसान होती जाएंगी, क्योंकि बुक शॉर्ट लिस्टेड होती जाएंगी, क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। जब दूसरे ईयर्स में जाओगे, जब आप 2-3 साल के ईयर कर लोगे तो आपके लिए ये किताब सबसे आसान किताब हो जाएगी।
फिर आपको पता है कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, फिर तुरंत जाके पढ़ लिया, तुरंत जाके पढ़ लिया, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया। SRRR फार्मूला का मतलब है स्टडी। कोई भी चीज हमें स्टडी करनी है, फिर उसका रिवीजन 1 करना है, फिर उसका रिवीजन 2 करना है, फिर उसका रिवीजन 3 करना है। R1 R2 R3 3 बार रिवीजन, एक बार स्टडी। इसमें सब लिखा हुआ है, शून्य से शिखर तक बुक में रिवीजन कैसे करें, कैसे रिवीजन किए जाते हैं, सब चीजें लिखी हुई हैं, आपको इससे समझना है। इसको कैसे करते हैं, जैसे टोटल स्टडी आवर आपका कितना है, मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे को 2 भागों में बांटिए, एक 3 घंटा और दूसरा आप 5 घंटा। 3 घंटा है रिवीजन का, प्रतिदिन रिवीजन करना है 3 घंटे, और ये आपको नया पढ़ना है, नया पढ़ना, ठीक है। ये सबसे पहले होना चाहिए, सुबह उठे स्टडी करने में सबसे पहला टाइम आपका होना चाहिए रिवीजन का। सबसे पहला टाइम क्या होना चाहिए आपका, रिवीजन का। क्यों, क्योंकि हम इसको करते हैं शाम को, तब तक हम जाते हैं थक। ये आपका मिनिमम स्टडी अवर्स है। मिनिमम स्टडी अवर्स आपका कितना है, मान लीजिए किसी दिन नया पढ़ने का टाइम आपको नहीं मिले तो मत पढ़िए, पर कम से कम 3 घंटे जरूर पढ़िए, ताकि जो आपने पढ़ रखा है वो आपके दिमाग में सेट रहे। रिवीजन डेली करना है, मिनिमम और कंपलसरी स्टडी अवर्स है, इतना तो पढ़ना ही है, ठीक है। और ये क्या है आपका नया पढ़, इसका कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो SRRR फार्मूला के तहत आपको पहले मिनिमम स्टडी, जिस दिन मन करे ये पहले ये कर लो, ये करने के बाद फिर 1-1.5 घंटे बढ़ते चले जाओ, फिर 8 घंटे पूरे होते तो ठीक है। इससे क्या होगा, आपका लीकेज रुक जाएगा। एक तरफ आप पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ भूलते चले जा रहे हो, पढ़ रहे हो भूलते। तो डेली यदि आप मिनिमम स्टडी अवर अपना मेंटेन करने लग जाओगे, बाकी चीजें रिवीजन को लेकर डिटेल में मैंने इसमें लिख दी है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए ये जो है 2 चीजें बस अभी आप वो करो। जब आप इन 2 चीजों में आगे बढ़ोगे, फिर जो भी डिफिकल्टीज आएंगी, इस किताब में हर डिफिकल्टी का सोल्यूशन लिखा हुआ है, हर चीज का समाधान, बाकी मैं और बताऊंगा। बस 2 चीजें करनी है एडवांस लेवल पे। एक तो आपको टेस्ट टू टेक्स्ट करना है, कैसे करना है समझ में आ गया। PYQ उठाया, उसको बुक में जाके पढ़े, और वहां पे मेंशन कर दिया इसमें पेज नंबर PYQ में किस पेज नंबर पे बुक में वो मिला है। वो PYQ की जो बुक बनेगी, आपकी बुक लोगे, वो आपके पास बिल्कुल रखी रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि उसी से आपका रिवीजन होगा। क्योंकि अब वहां पेज नंबरिंग मेंशन है, तुरंत गए पेज नंबर में देख लिए, ठीक है। और PYQ का रिवीजन करो, ऐसे रिवीजन नहीं करना है कि आप गए किताब का रिवीजन कर रहे हो। आज आपने 10 PYQ किए, कल उनको जाके रिवाइज कर लो। एक तरफ आपका रिवीजन चलता जाए, दूसरी तरफ आपके नए PYQ चलते जाए। सेल्फ नोट्स, छोटे छोटे नोट्स, सिनॉप्सिस, ये भी आप बना के चलो। एग्जाम टाइम पे वो भी कर सकते हो, या उसको और शॉर्ट कर सकते हो, कीवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, साथ साथ उसके सेल्फ नोट्स भी बनाते चलो, वो भी आपके काम आएंगे। जितना सेल्फ नोट्स बना होगा एग्जाम टाइम पे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके हाथों का होता है, आपकी लैंग्वेज का होता है, आपके कीवर्ड का होता है। डिटेल में जाके देखना है तो फिर बुक में जाके देख लो। हाँ, सब्जेक्ट वाइज मत करो, PYQ वाइज। आज 5 PYQ मान लीजिए आपने पढ़े नए, अगले दिन उस PYQ को एक तरफ आप नए पढ़ते जा रहे हो, दूसरी तरफ आपके पुराने रिवाइज होते जा रहे हैं। जिस दिन आपको देखो 3 घंटे मैंने मिनिमम स्टडी अवर्स आपका बना दिया, ठीक है। एक तरफ आपका नया पढ़ने का लोड बढ़ता जाएगा, और एक तरफ आपका रिवीजन चल रहा होगा। यदि किसी दिन लगता है कि यार मेरे पास रिवीजन का मटेरियल बहुत हो गया है, मैं अब तो नया पढ़ना, उस दिन ब्रेक कर दो, उस दिन केवल रिवीजन करो। रिवीजन मैंने क्या बोला है, कंपलसरी स्टडी है, करना ही करना है। नया पढ़ना स्किप कर दो, पुराना लीकेज नहीं होना चाहिए। हाँ बताएं। 2 नहीं, उसमें तो PYQ में तो अब सब्जेक्ट उसमें बहुत सारे हैं। अब आपने 2024 का पेपर उठाया UPPCS का, उसमें तो हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है। तो एक सीक्वेंस से लेके चलो, पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाए, जैसे क्वेश्चन आए वैसे करते जाओ। और PYQ को आप अब रिवीजन यहां से करो ना। आज आपने PYQ जो कर रखा है, उस PYQ का पहले स्टडी किया, एस कंप्लीट हुआ उसका, फिर उसका कभी R1 आपने किया, फिर कभी R2 किया, फिर R3 किया। और सप्ताह में हर दिन नहीं पढ़ना, सप्ताह में मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे संडे रिवीजन का डे रखो, उस दिन नया नहीं पढ़ना। संडे अपने घर के काम, बहुत सारी चीजें होती हैं, बाकी सैटरडे अपना ज्यादातर टाइम रिवीजन में दो।
जो भी करना है पीवाईक्यू इसी में, उस बुक में आप सब मेंशन मेंटेन करते चलो। इसमें R1 हो गया, R2 हो गया, इसका R3 हो गया, इसका स्टडी कंप्लीट हो गया, वहां पे सब कोड वर्ड डालते जाओ, इसमें बुक में ऐड करते जाओ। जैसे देखो इसमें लिखा होगा, देखिए R1 R2 है ना, R इसका रिवीजन करना, इसका रिवीजन हो गया, इसका भी रिवीजन हो गया है, तो यहाँ पे आप इसमें भी मेंशन करते हुए चलो। R1 R2 कंप्लीट हो गया, R1 R2 स्टडी हुआ, फिर R1 R2 R1 R2 ऐसे मेंशन करते चले जाओ, ताकि पता रहेगा। 3 बार रिवीजन, एक बार पढ़ लिए, खत्म काम। पर पीवाईक्यू ही अब आपको एडवांस लेवल पे हो, आप बिगिनर नहीं हो, बिगिनर के लिए बेसिक तैयार करके चले। मतलब ये है कि मैं अभी नोट्स, अपने नोट्स रिवीजन कर रही हूँ। नोट्स जैसे मैं नोट्स भी सोर्स हैं, ये भी एक बुक ही है आपकी, एडवांस बुक है, हिस्ट्री 2 और यहाँ से भी चीजें मिल ही जाएंगी आपकी। इसी की बुक लेके मैं चल रही हूँ। हाँ हाँ, पीवाईक्यू लेके नहीं चल रही हूँ मैं रिवीजन में, तो ये क्या सही है गलत? अभी तो एडवांस लेवल पे हो आप ना, पीवाईक्यू से अब आप नोट्स को अलाइन करो, एडवांस बुक को अलाइन करो, पीवाईक्यू से अपने नोट्स को, अपनी बुक को, ये सब सोर्स हैं, वीडियो क्लास को, सब कुछ पीवाईक्यू से आप ऐड करो इसको। पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, जब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट सीरीज में आ जाओ। पीवाईक्यू अब एडवांस लेवल पे जाना है, तो अभी बिगिनर में हो तो बिगिनर कंप्लीट कर लो। बिगिनर में तो ऐसे ही आपको एक बार बेस क्रिएट करना है, फाउंडेशन बनना है। अब आपको अपनी इमारत बनानी है, एग्जाम के सिलेक्शन वाली प्रोसेस। तो केवल नोट्स नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस टेस्ट सीरीज इक्वल टू एडवांस बुक, एडवांस सोर्सेज। एक मिनट, अभी